नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गणित विषय की ऑनलाइन कक्षा मैथ्स भावेश मैथ्स पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज की इस कक्षा में हम लोग बात करने वाले हैं त्रिभुजों के बारे में। ट्राइंगल जो प्लेन ज्योमेट्री का अपना पार्ट है और उसमें कुछ शब्दों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें माध्यिका, मीडियन, केंद्रक, सेंट्रॉइड, शीर्षलंब, एल्टीट्यूड, लंब केंद्र, ऑर्थो सेंटर, परिकेंद्र, सरकम सेंटर और अंतः केंद्र, इन सेंटर, यानी हम इन शब्दों के ऊपर डिस्कशन आज की इस क्लास में करने का प्रयास करते हैं। देखते हैं सर, क्योंकि एक एक शब्द हम लोग यहाँ पर लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोगों ने लिखा था माध्यिका, ठीक है। माध्यिका का अभिप्राय मीडियन से रहा, एवं माध्यिका से ही संबंध रखने वाला हमारा शब्द है केंद्रक, ठीक है। तो माध्यिका और केंद्रक का मतलब यह हुआ मीडियन एंड सेंट्रॉइड, मीडियन एंड सेंट्रॉइड। अब चलिए सर, ये माध्यिका क्या चीज है, हम उसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करता हूं माध्यिका। माध्यिका बेसिकली एक रेखाखंड है, ठीक है। और वो रेखाखंड क्या है? त्रिभुज के किसी शीर्ष को सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से जोड़ता है। तो इसका मतलब माध्यिका की डेफिनेशन क्या हो गई? माध्यिका की डेफिनेशन ये हुई कि त्रिभुज के शीर्ष को, है ना, ऐसा, त्रिभुज के शीर्ष को सामने वाली भुजा, त्रिभुज के शीर्ष को सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड। समझ गए? यानी माध्यिका क्या चीज हो गई सर, उसको ध्यान देना। माध्यिका है त्रिभुज के शीर्ष को, गौर कीजिए, अगर मैं इस प्रकार से एक डायग्राम बनाता हूं आपके लिए और एक त्रिभुज का निर्माण कर रहा हूं, गौर कीजिए, ये इस प्रकार से हमने त्रिभुज बना दिया सर। ये है आपका ए, बी और सी। मैं कह रहा हूं माध्यिका का मतलब है, जैसे मान लिया शीर्ष बिंदु ये सी है, तो और सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु इस प्रकार से, ये मिड पॉइंट एम मध्य बिंदु है आपका। तो शीर्ष को सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड, यानी सी को एम से मिलाने वाला जो रेखाखंड है, उसको हम लोग क्या कहने वाले हैं? माध्यिका कहने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं माध्यिका आपको समझ में आ गया। द लाइन सेगमेंट विच जॉइंस द वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल टू मिड पॉइंट ऑफ इट्स अपोजिट साइड इज नॉन एज अ मीडियन। समझ गए? अब मुझे बताइए त्रिभुज में माध्यिकाएं कितनी होगी? तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि त्रिभुज के 3 शीर्ष बिंदु होंगे, ठीक है। ऐसा एक शीर्ष बिंदु सी है, सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु एम है, तो जब मैंने सी को एम से मिलाया तो एक माध्यिका हो गई। इसी क्रम में एक शीर्ष हमारा ए भी तो है, ए को सामने वाली भुजा यानी बीसी के मध्य बिंदु एन से अगर मैं मिलाता हूं, ये आपका जो है एन बीसी का अगर मध्य बिंदु है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि बी एन बी हमारी क्या हो गई सर? ये दूसरी माध्यिका हो गई हमारे लिए, ठीक है। और इसी क्रम के अंदर अगर शीर्ष बिंदु बी की, यहां पर ए की बात करते हो, ए एन आपकी माध्यिका हो गई, और बिंदु बी से अगर सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाता हूं, तो यहां पर इस प्रकार से ये आर, ये क्या है? मिड पॉइंट है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि बी आर भी इसकी माध्यिका हो गई। तो वापस ध्यान देना, हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया है। त्रिभुज के शीर्ष को सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड त्रिभुज की माध्यिका कहलाता है। द लाइन सेगमेंट विच जॉइंस मिड पॉइंट which joins the vertex of a triangle to the midpoint of its opposite side is known as a median। समझ गए? और त्रिभुज में जैसे मैंने यहां पर कहा कि शीर्ष होगा, सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु होगा, 3 शीर्ष है, उन 3 शीर्षों के सामने 3 भुजाएं हैं, उनके 3 मध्य बिंदु होंगे, यानी त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं होगी। और आपकी जानकारी के लिए, ये त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदु से होकर गुजरती है, ठीक है ना, जिसको मैं इसको जी कह सकता हूं, ओ कह सकता हूं, ठीक है। और ये चूंकि तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदु से गुजरती है, इसका मतलब ये माध्यिकाएं कैसी हो गई? संगामी हो गई। तो मैं दूसरी शब्द की बात कर रहा हूं, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं संगामी होती है। संगामी होने का मतलब कॉन्करेंट की बात करता है ना। त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं संगामी होती है
कॉन्कुरेंट शब्द की बात कर रहे हैं। तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदु से होकर गुजरती है, जैसे मैंने यहां पर जी कहा। तो अब अपना केंद्रक की डेफिनेशन क्या हो गई सर? सेंट्रॉइड। केंद्रक हो गया त्रिभुज की माध्यिकाओं का संगमन बिंदु। त्रिभुज की माध्यिकाओं का संगमन बिंदु। त्रिभुज की माध्यिकाओं का संगमन बिंदु, इसका मतलब क्या हुआ? द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल थ्री मीडियंस इज नॉन एज अ सेंट्रॉइड। तो इसका मतलब अगर मैं इस डायग्राम की बात करता हूं तो जो तीनों माध्यिकाएं जिस जी बिंदु से होकर जा रही है, ये जी बिंदु हमारे लिए त्रिभुज का क्या रहेगा सर? केंद्रक रहेगा, यानी कि सेंट्रॉइड रहेगा। अगर मैं आपसे बात करता हूं कि बताइए इस डायग्राम के अंदर माध्यिकाओं के नाम क्या हैं, तो माध्यिकाएं तो है रेखाखंड, मीडियंस है ना, जो कि लाइन सेगमेंट्स हैं। और माध्यिकाओं के अगर नाम की बात करेंगे तो एक माध्यिका ए एन, ए और सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु एन। इसी क्रम में बी आर ये दूसरी माध्यिका हो जाएगी, और सी एम ये तीसरी माध्यिका है। तो माध्यिकाएं तो ये हो गई। और इसी क्रम में अगर मैं आपसे कहता हूं कि केंद्रक क्या होगा, तो आपके दिमाग में आएगा सेंट्रॉइड जो रहेगा वह बिंदु जी रहेगा, जहां पर तीनों माध्यिकाएं प्रतिच्छेद होती है। तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु से होकर गुजरती है वह आपका केंद्रक हो गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोनों शब्द परिभाषा के रूप में आपके समझ में आ गए होंगे। देखिए हमारी परीक्षाओं के अंदर सीधा सीधा स्टेटमेंट बन जाता है ना। कहा जाता है कि त्रिभुज की माध्यिकाओं के संगमन बिंदु क्या हैं। 4 ऑप्शन के रूप में आपको पूछा जाता है, केंद्रक है, लंब केंद्र है, परिकेंद्र है, अंतः केंद्र है। तो इन चारों केंद्रों के अंदर मैं अभी अंतर बताने वाला हूं कि कौन क्या चीज है। तो फिलहाल एक चीज हमारे लिए यहां पर डिस्क्लोज हो गई है, ओपन हो गई है, कि केंद्रक जो है वो माध्यिकाओं का संगमन बिंदु हुआ करता है। चलिए अब केंद्रक के ऊपर और माध्यिकाओं के ऊपर क्या प्रॉपर्टीज हैं, कैसे कैसे और प्रश्न बनते हैं, अभी तो हमने केवल डेफिनेशन की बात की है। हमारी जो स्थिति ये है कि त्रिभुज की माध्यिका, त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफलों वाले, त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में बांटती है। दो बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में बांटती है। समझ गए बात को? वापस से ध्यान देना, क्या स्टेटमेंट हमारा है, मैं उसको दोहराता हूं कि द मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स द ट्राइंगल इन टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज। यानी कि माध्यिका के द्वारा त्रिभुज को दो भागों में बांटा जाता है। वापस से ध्यान दीजिए, अगर मान लिए त्रिभुज मैंने ए बी सी ऐसा ले लिया और मैंने इसके अंदर एक माध्यिका की बात आपसे कर दी कि भाई ए एम क्या है, मैं यहां पर दे देता हूं आपके लिए कि ए एम माध्यिका है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ सर? इस माध्यिका के द्वारा त्रिभुज के दो हिस्से हुए, एक त्रिभुज ये हुआ और दूसरा त्रिभुज ये हुआ, और हमारा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज हैं, यानी बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटती है। तो अगर माध्यिका है तो आपके पास में स्टेटमेंट क्या हो गया सर? ध्यान देना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी एम। ध्यान दीजिए, ए बी एम का मतलब कौन है? ए बी एम लेफ्ट हैंड साइड का ट्राइंगल है। और मैं यहां से बात करना चाह रहा हूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एम सी, यानी दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान होंगे। ध्यान दीजिए, ए आर डॉट का मतलब है एरिया। अगर मैं इसको हिंदी के अंदर लिखना चाहूंगा तो मैं क्या लिखने वाला हूं? त्रिभुज ए बी एम का क्षेत्रफल, ठीक है, किसके बराबर होता है? त्रिभुज ए एम सी का क्षेत्रफल हुआ करता है। तो ये चीज हमारे दिमाग में आ जाए। और इसके ऊपर जो है अच्छे अच्छे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और यहाँ तक कि देखिए सभी परीक्षाओं में तो पूछे भी गए हैं, और एसएससी के एग्जाम में भी काफ़ी संख्या के अंदर हमारे जैसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो गौर कीजिए, अब इसके ऊपर किस प्रकार की स्थितियां अब निर्माण होगी, आपको डायग्राम दिया जाएगा। माध्य, देखो तीनों शब्द एक जैसे यानी पैरेलल चलने वाले शब्द हैं। माध्यिका शब्द, ठीक है, आपके दिमाग में आएगा भुजा का मध्य बिंदु होगा, शीर्ष होगा, तभी उनको मिलाएंगे तो माध्यिका होगी। केंद्रक तो अपने आप में दिमाग में आएगा कि माध्यिकाओं का संगमन बिंदु होगा, यानी त्रिभुज की भुजाओं का मध्य बिंदु, माध्यिका और केंद्रक,
ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल चलने वाले शब्द हैं। इनमें से कुछ डेफिनेशन के रूप में, कुछ स्टेटमेंट के रूप में शब्द दिए जाएंगे और उसके ऊपर आपको डायग्राम देकर के प्रश्न पूछा जाएगा, तो आपको अपना जवाब फटाफट देना है, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट आपका हुआ, बेसिक स्टेटमेंट है, त्रिभुज को माध्यिका दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटती है। चलिए सर, अब जैसे मान लिया मेरा एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से आ गया, मैंने यहां पर केवल और केवल एक माध्यिका बनाई अभी, ठीक है। ये त्रिभुज बना दिया ए बी और ऐसा सी, ये त्रिभुज बन गया। मैंने आपको कहा कि एम ये जो है मध्य बिंदु हो गया, ठीक है। और अगर ये मध्य बिंदु है तो आपका जो है स्टेटमेंट के अंदर ए एम क्या रहेगी, माध्यिका रहेगी। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ए एम माध्यिका है। इन ट्राइंगल ए बी सी ए एम इज अ मीडियन। ये आपका जो है स्टेटमेंट हो गया। अब ध्यान देना, हमको क्या क्या पूछा जा रहा है। नंबर एक ये पूछा जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी एम, यानी ए बी एम का क्षेत्रफल, और रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एम सी। बताओ फटाफट क्या उत्तर देने वाले हो आप। फिर दोनों बराबर बराबर क्षेत्रफल हैं, तो ए बी एम का और ए एम सी का क्षेत्रफल, उसका अनुपात क्या रहने वाला है, 1:1 रहने वाला है। यहां से दूसरा प्रश्न ऐसा बन सकता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी एम का क्षेत्रफल अनुपात एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का क्षेत्रफल। अब ध्यान दीजिए, हमें चाहिए ए बी एम, यानी ये वाला ट्राइंगल किसके रेस्पेक्ट में चाहिए, पूरे बड़े ट्राइंगल ए बी सी के रेस्पेक्ट में। तो ए बी सी दो हिस्सा हो गया, क्योंकि ए बी एम एक हिस्सा है और जितना एक इकाई अगर ए बी एम है तो ए एम सी भी एक इकाई है, तो ए बी सी 1+1 मिलकर के 2 इकाई है। तो ये आपका परिणाम रहा 1:2। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं सर कि आपके दिमाग में ये चीज आई होगी, किस प्रकार से आपका प्रश्न बनेगा, कैसे आपको अनुपात पूछा जाएगा। वापस ध्यान दीजिए सर, जैसे मान लिया आपका प्रश्न, फिर से मैं ट्राइंगल की बात करता हूं आपके साथ में। ये इस प्रकार से हमने ट्राइंगल बना लिया, ए बी और सी, और यहां पर एक बिंदु मेरे द्वारा ले लिया गया ओ, समझ गए। और मैंने ओ को ए से, बी से और सी से ऐसा मिला लिया। और मेरा जो स्टेटमेंट क्या आ रहा है, मेरा स्टेटमेंट ये आ रहा है कि त्रिभुज ए बी सी का केंद्रक, ध्यान देना सेंट्रॉइड शब्द की बात हो रही है, केंद्रक ओ है। ओ इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब प्रश्न कैसा बनेगा सर, हमारा प्रश्न इस प्रकार से बनेगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, यानी ध्यान दीजिए क्या कहना चाह रहा हूं, ए ओ बी का क्षेत्रफल यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात किसके साथ में पूछ लिया जा रहा है, ए बी सी के क्षेत्रफल के। तो आपके दिमाग में तुरंत दिखेगा भाई कितने हिस्से दिख रहे हैं आपको, 3 हिस्से आपको सीधे सीधे दिख रहे हैं। तो आपका अनुपात क्या हो जाएगा, 1:3। त्रिभुज ए बी सी बड़ा है, 3 हिस्सों को घेरता है, और ए ओ बी जो है आपके पास में एक हिस्सा है, तो 1:3 ऐसा सीधा होगा। देखो रटना नहीं है, क्रम अगर बदल दे आपका, यानी पहले अगर आपको कह दे कि त्रिभुज ए बी सी है और उसके बाद में आपको कह दे एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी की बात कर ले, तो अब बताइए क्या करने वाले हैं सर। ए बी सी यानी कि पूरा बड़ा, जिसमें 3 हिस्से आपको स्पष्ट रूप से नजर आ रहे हैं, और बी ओ सी का मतलब एक हिस्सा आपको नजर आ रहा है, तो 3 हिस्से अनुपात 1 हिस्सा, यानी इस प्रकार से आपका प्रश्न बनेगा। तो पहली बार तो हमने माध्यिका शब्द की बात की, त्रिभुज के 2 भाग किए, और इस बार मैंने केंद्रक शब्द की बात करते हुए त्रिभुज के 3 हिस्से किए। चलें और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या सिचुएशन हमारे बन सकती है। ध्यान दीजिए, हमारी जो अगली सिचुएशन के अंदर कुछ इस प्रकार की स्थितियां होगी। वही मैंने त्रिभुज का निर्माण कर लिया, उसी त्रिभुज का नाम ए बी सी हम लोग यहां पर लिख रहे हैं, और इस बार यहां पर इन भुजाओं के मध्य बिंदुओं को हम लोगों ने मिला लिया। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भाई पी क्यू और आर ये त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु है। चलिए मैं लिख देता हूं, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में भुजाओं ए बी, बी सी व सी ए के मध्य बिंदु, मध्य बिंदु क्रमशः पी क्यू व आर है।
देखिए हमारी स्थिति ये, इस बार देखो शब्द कौन से आ रहे हैं, मध्य बिंदु वाला शब्द आ रहा है। पहले हमने माध्यिका की बात की, केंद्र की बात की, मध्य बिंदु की बात की। अब आपका जो है स्टेटमेंट देखो क्या पूछा जाएगा आपसे, हमें पूछा जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी के साथ में। तो तुरंत दिमाग में आए भाई पी क्यू आर, यहां पर ये हिस्सा दिख रहा है आपको, है ना, जो मध्य बिंदुओं को मिलाता है, और उसका क्षेत्रफल मुझे उस बड़े त्रिभुज एबीसी के साथ में चाहिए। तो मुझे बताइए पी क्यू आर कितना हिस्सा है, तो तुरंत पता लगा पी क्यू आर तो एक हिस्सा है ये वाला, और एबीसी में क्या है, ऐसे ऐसे 4 हिस्से हैं समान क्षेत्रफल वाले। तो बताइए पी क्यू आर का एबीसी के साथ में अनुपात क्या रहा, 1:4। लेकिन फिर से ध्यान देना, मैं फिर आपसे निवेदन करता हूं कि रटना नहीं है, केवल और केवल डायग्राम से आपको समझना है कि ए बी सी का क्रम अगर पहले कर दिया जाए और एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर कर दिया जाए, तो बताइए क्या उत्तर देने वाले हो सर, ए बी सी के लिए 4 और पी क्यू आर के लिए 1। तो अगर 4 हिस्से होते हैं तो इस प्रकार से आपको देखना है। मान लेते हैं अगर मेरा त्रिभुज इस प्रकार है ना, और त्रिभुज में इस बार कुछ हिस्सों के बारे में बात करता हूं, देखो किस प्रकार से है, ए बी सी, यहां पर एक बिंदु मेरे द्वारा ले लिया जा रहा है ओ, जिसको अभी मैं थोड़ी देर में क्या कहने वाला हूं, केंद्र, या ऐसा करना, इसको ऐसा मिला लेते हैं, ठीक है, ये वाला सर क्लियर है। यहां पर इसको थोड़ा ऊपर की ओर लिख देता हूं, केंद्र, है ना, ये इस प्रकार से कर दिया, और ये बिंदु ओ ले लिया, ठीक है, और यहां पर ये पी क्यू आर मध्य बिंदु कर लिए। अब आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए सर कि देखिए स्टेटमेंट क्या बनने वाला है, कि त्रिभुज एबीसी की बात करूंगा मैं, है ना, त्रिभुज एबीसी में भुजाओं ए बी बी सी व सी ए के मध्य बिंदु, भुजाओं के मध्य बिंदु क्रमशः पी क्यू व आर है, ठीक है। ओ त्रिभुज का केंद्रक है, ऐसा लिखा जाएगा, ओ त्रिभुज का केंद्रक है, सेंट्रोइड है। और हमारा प्रश्न क्या पूछ लिया जाएगा, हमारा प्रश्न ऐसा होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, कोई भी ले लेते हैं सर, बी ओ क्यू रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। चलिए सर जल्दी से जवाब देना चाहेंगे आप, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ क्यू, गौर कीजिए बी ओ क्यू का मतलब है केवल और केवल ये वाला हिस्सा, और ए बी सी, तो आपके दिमाग में क्या आएगा, ऐसे ऐसे 6 हिस्से आपके पास में ए बी सी में है। और हमने पढ़ा है कि माध्यिका त्रिभुज को बराबर क्षेत्रफल वाले 2 भागों में बांटती है। तो बताइए बी ओ क्यू का मतलब क्या हुआ, एक हिस्सा, और ए बी सी के अंदर कितना हुआ, 6 हिस्सा। इस प्रकार से आपको प्रश्न का परिणाम उत्तर देना है। मान लिया हमारा प्रश्न ऐसा आ जाए, एरिया यानी क्षेत्रफल किसका, इस बार मैं एक शब्द लिख रहा हूं चतुर्भुज, ठीक है, और चतुर्भुज ओ क्यू सी आर रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब मुझे बताइए सर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, और चतुर्भुज कौन सा है, ओ क्यू सी आर, गौर कीजिए ओ ऐसा ये वाला चतुर्भुज है, ओ क्यू, उसके बाद में ऐसा जाते हुए सी, और फिर आगे जाते हुए आर, ये वाला चतुर्भुज आपका है ओ क्यू सी आर, जो मैंने जिग जैग वे आपको यहाँ पर मार्क किया है, वापस से ध्यान देना जहाँ मेरा पेन चल रहा है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये चतुर्भुज आपको नजर आ गया होगा। मुझे इसके क्षेत्रफल का त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल के साथ में अनुपात चाहिए। तो बताइए सर त्रिभुज में आपके दिमाग में क्या आया, सॉरी चतुर्भुज में 2 त्रिभुज नजर आ गए, आए ना सर, तो इसका मतलब उसका एरिया 2 हिस्सा हो गया, और त्रिभुज एबीसी में 6 हिस्से हैं, और कुल मिलाकर के आपका अनुपात क्या रहने वाला है, 1:3 आपका उत्तर रहने वाला है। तो उम्मीद करता हूं कि दिमाग में चीज आ गई होगी। लेकिन अब इससे ज्यादा महत्वपूर्ण देखो, अभी तक जो स्थितियां थी हमारी, तुरंत पता चल रहा था 2 हिस्से, है ना, तो 1:2 कर लिया हमने, 3 हिस्सा तो हमने 1:3 कर लिया,
वापस से इधर ध्यान दें, अगर 4 हिस्से आपको नजर आ रहे हैं तो पी क्यू आर का एक हिस्सा करते हुए एबीसी को 4 हिस्से की बात कर ली, यहां पर बी ओ क्यू को एक हिस्सा मानते हुए एबीसी के लिए 6 हिस्से की बात कर ली, या चतुर्भुज ओ क्यू सी आर में 2 त्रिभुज 2 हिस्से और अनुपात में त्रिभुज एबीसी के लिए 6 हिस्से, ये तो बहुत स्पष्ट रूप से आपको नजर आ रहे थे। लेकिन इनसे ज्यादा महत्व रखने वाली स्थिति की बात कर रहा हूं स्टार मार्क करने के साथ में। ध्यान दीजिए, हमारे पास में ऐसा एक त्रिभुज है ए बी और सी, इधर भुजाओं के मध्य बिंदुओं की बात कर रहा हूं P और यहां पर Q, ये भुजाओं के मध्य बिंदु है। मैं यहां पर लिख भी देता हूं आपके लिए कि P जो है मिड पॉइंट है, Q जो है वो मिड पॉइंट या मध्य बिंदु है आपका, ठीक है। और इसी के साथ में मैं यहां पर एक बिंदु और लेता हूं O, और जिसको मैं कह रहा हूं केंद्रक है, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में भुजाओं ए बी व ए सी के मध्य बिंदु P व Q है, O त्रिभुज का केंद्रक है, O त्रिभुज का केंद्रक है, सेंट्रॉइड है, ये हमारी स्थिति है, ठीक है। और मैं अब इस त्रिभुज के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। कौन सा त्रिभुज जो शेड कर रहा हूं मैं यहां पर POQ की बात करना चाहता हूं। तो अब आपका प्रश्न जो है स्टार मार्क के साथ में बात कर रहा हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल POQ रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, और कितना रहने वाला है सर, ये रहने वाला है सर आपका, जल्दी से देखें फटाफट, तो ये आपका उत्तर 1:12 रहने वाला है POQ का, और ABC के क्षेत्रफल का अनुपात 1:12। और ध्यान दो 1 3 1 4 1 6 1 2 हमको नजर आ रहा था पिछले डायग्राम में, लेकिन यहाँ पर 12 हिस्से आपको नजर नहीं आ रहे हैं, ये विशेष रूप से ध्यान देना। इसी कारण से मैंने स्टार मार्क करके बात की है आपसे कि अगर दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं की बात होती है और एक केंद्रक एक बिंदु हो गया, तो POQ का क्षेत्रफल ABC के क्षेत्रफल का 1/12वां हिस्सा होता है। चलिए सर देखते हैं हम लोग किस प्रकार से होता है, उसके बारे में मैं वापस से डिस्कस कर रहा हूं, है ना। इसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग कि भी कैसी स्थिति और क्यों हो रहा है ना, उस लॉजिक को हम लोग ढूंढना चाह रहे हैं। तो ABC आपका ये त्रिभुज था सर, यहां से ये मध्य बिंदु थे P और Q, O आपका केंद्रक था, और मुझे इसके क्षेत्रफल के अनुपात को ABC के साथ में लेना था, ठीक है ना। चलिए अब मैं इसमें क्या करने वाला हूं सर, गौर कीजिए, मैं यहां पर BC पर R मध्य बिंदु लेने वाला हूं, है ना। इसको सिद्ध करने की बात कर रहा हूं, और इसके सिद्ध करने के लिए हमने एक नई चीज सोच ली। क्या सोची सर, मूल रूप से ये डायग्राम था और मैंने BC का भी मध्य बिंदु R है ऐसा सोच लिया, और ऐसा सोच करके जब मैंने P को R से मिला लिया और R को मैंने Q से मिला लिया, ठीक है जी। तो चलें देखते हैं। अब ऐसी स्थिति के अंदर दो डायग्राम मुझे नजर आ रहे हैं, देखो आपको भी शायद नजर आ रहे होंगे, ठीक है ना। क्या नजर आ रहे हैं सर, एक डायग्राम तो मेरा ऐसा, ये ABC जो मेरे काम की चीज है मैं उसकी बात कर रहा हूं केवल, और यहां पर भाई P मध्य बिंदु आपको दिया था, Q मध्य बिंदु दिया था, R आपने मध्य बिंदु के रूप में ले लिया। तो अब देखो ऐसा कुछ नजर आ रहा है सर आपको, है ना। POR आपको नजर आ रहा है, सॉरी PQR नजर आ रहा है ना। तो अब हम लोगों ने इसके माध्यम से क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR किसके बराबर है सर, 1/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये हमने पढ़ा है सर, है ना। PQR का क्षेत्रफल ABC का क्षेत्रफल से 1:4 रखता है, और 1:4 का मतलब 1/4 हिस्सा रखता है। तो पहले तो मेरे दिमाग में ये चीज आई। चलो अब और क्या चीज दिमाग में आ रही है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। अब मेरा ये त्रिभुज नजर आ रहा है, गौर कीजिए, केवल जिस त्रिभुज को देखना है वो PQR त्रिभुज है, नजर आ रहा है सर PQR, और इसमें ये O आपका केंद्रक है। अब ये तो मिला हुआ है P से O और O से Q, ये देखिए सर P से O ये लाइन आपकी मिली हुई है इसमें, और O से Q ये लाइन भी आपकी मिली हुई है। हम लोगों ने क्या किया कि भाई यहाँ से
O से Q को ऐसा मिला लिया, है ना, ये नया काम कर दिया हमने। ऐसा मिलाने पर मुझे बताइए ये जो क्षेत्रफल है ये किसके बराबर हो गया? ठीक है, तो बताओ एरिया ऑफ ट्राइंगल POQ किसके बराबर हो गया? 1/3 एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR के बराबर हो गया। सही है ना सर? भाई PQR का 1/3 हिस्सा है, आपको 3 हिस्से सीधे सीधे आपको नजर आ रहे हैं इसके अंदर। अब मुझे बताइए इसका मान हमारे पास में इक्वेशन नंबर 1 में मौजूद है, और जब इक्वेशन नंबर 1 में इसका मान है तो देखिए हमारी पोजीशन क्या रहेगी? एरिया ऑफ ट्राइंगल POQ बराबर 1/3 और इसका मान हुआ 1/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, यानी समीकरण नंबर 1 से हमने मान रख दिया। और जब मैं इसका मान की बात करता हूं तो ये पोजीशन हमारी क्या रही? 1/12 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, समझ गए? और ये है एरिया ऑफ ट्राइंगल POQ। और जब मैं इसको देखता हूं सर, तब आपके दिमाग में क्या चीज आनी चाहिए? हमारी जो स्थिति बन रही है सर उसको ध्यान देना। तो अब इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करता हूं तो ये पोजीशन हमारी बनती है नहीं बनती है? भाई POQ और ABC का क्षेत्रफल का अनुपात क्या बन रहा है? 1/12, और 1/12 का मतलब क्या हुआ सर? 1:12 से है। तो आपको परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ध्यान नहीं रखना है, आपको सीधा परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से 1:12 होता है ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि भी दिमाग में चीज आ गई। ठीक है, वापस से बढ़ता हूं मैं आगे। जैसे मान लिया इनकी एप्लीकेशंस के रूप में अगर कोई प्रश्न आपके पास में बन जाए, जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया मेरा प्रश्न जो है कुछ इस प्रकार से बन गया, ABC आपके पास में है, और अगर आपने ध्यान दिया होगा, ये मैं इसको ऐसा कर लेता हूं सर, 6 हिस्से कर लेता हूं, ठीक है ना। ये आपका P या XYZ कर लेते हैं, चलो इस बार यहाँ X है, ये मध्य बिंदु Y है, और ये मध्य बिंदु आपका Z है। ठीक है, मैं यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ कि त्रिभुज ABC में भुजाओं BC, CA व AB के मध्य बिंदु, AB के मध्य बिंदु क्रमशः X, Y और Z है। ठीक है ना, यहाँ O मान लेता हूं जो कि अंडरस्टूड है। भाई माध्यिकाएं हैं, मध्य बिंदु होने का तो उनका जो है संगमन बिंदु आपका क्या रहने वाला है? केंद्रक रहने वाला है। मेरा प्रश्न इस प्रकार से है कि यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 7.2 वर्ग सेंटीमीटर हो, 7.2 वर्ग सेंटीमीटर हो, तो चतुर्भुज OXCY का क्षेत्रफल कितना होगा? चलिए, या तो आप अनुपात के आधार पर सोचें, और नहीं तो बहुत सीधी सी स्थिति है और अपने सीधा प्रश्न का आंसर आप देख रहे होंगे सर कि हमने जो है पूरे प्रश्न में बोर्ड भर दिया और इसका उत्तर जो है हम एक पंक्ति में दे देंगे। आपके दिमाग में आना चाहिए कि जब मध्य बिंदु है, केंद्रक शब्द है, माध्यिका शब्द है, जो एक दूसरे के पैरेलल समांतर चलने वाले हैं, एक जैसी स्थितियों को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, और यहाँ पर जब 6 हिस्से आपके त्रिभुज के बने, मुझे बताइए त्रिभुज का पूरा क्षेत्रफल कितना है? त्रिभुज का पूरा क्षेत्रफल 7.2 वर्ग सेंटीमीटर है। तो मैं 7.2 में 6 का अगर भाग दूंगा तो कितना आएगा? 1.2। इसका मतलब क्या है? प्रत्येक क्षेत्रफल 1.2 के बराबर है ना। सारा का सारा क्या है सर? 1.2 के बराबर रहा। अब आपका प्रश्न कह रहा है चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है? कौन सा चतुर्भुज है? OXCY। तो तुरंत दिमाग में आएगा OX ऐसा C और यहाँ ये Y है ना, इसका क्षेत्रफल। तो मुझे बताइए चतुर्भुज में 2 त्रिभुज हो गए, तो हमारे प्रश्न का रिजल्ट क्या हुआ? अपना आंसर 1.2 प्लस 1.2 इज इक्वल टू 2.4 वर्ग सेंटीमीटर। ये फटाक से अपने प्रश्न का आंसर, अगर वो सिचुएशन हमको पता है तो हम अपने प्रश्न का उत्तर फटाक से देख सकते हैं, है ना। 6 से 6 बराबर क्षेत्रफल, 7.2 को 6 हिस्सों में बांट दिया, 1.2 ऐसा करते हुए, और चतुर्भुज में 2 त्रिभुज 1.2 के, तो 1.2 प्लस 1.2 2.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे मान लिया हमारा प्रश्न कुछ इस प्रकार से बन जाए, देखिए ये त्रिभुज है आपके पास, ठीक है,
ये ABC नाम का त्रिभुज हो गया। मैंने कहा कि भुजाओं के मध्य बिंदु x और y है, यहां पर O है आपका केंद्रक है, यानी इस प्रकार से मैंने कर लिया। मैं बात कर रहा हूं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में भुजाओं AB व AC के, AB और AC के मध्य बिंदु क्रमशः x व y है। O त्रिभुज का केंद्रक है, O त्रिभुज का सेंट्रॉइड यानी केंद्रक है। मेरा प्रश्न यह है कि यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ऐसा कर लेते हैं हम लोग, कुछ ऐसा कर लो सर, मान लिया फॉर एग्जांपल 39 कर लेते हैं ना, 39 39 वर्ग सेंटीमीटर हो, तो त्रिभुज XOY का क्षेत्रफल, XOY का क्षेत्रफल कितना है? चलिए सर फटाक से जल्दी से अपने प्रश्न का उत्तर, अभी अभी हमने इस सिचुएशन की बात की है कि भाई इस XOY का जो क्षेत्रफल रहेगा वो क्या रहेगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ में अगर अनुपात की बात करता हूं तो 1/1 यानी 1/12 हिस्सा रहेगा। तो चलिए अपने प्रश्न का आंसर, मुझे चाहिए एरिया ऑफ ट्राइंगल XOY किसके बराबर हुआ, 1/12 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, यानी ABC का जो क्षेत्रफल है उसका 1/12 हिस्सा है। तो 1/12 गुणा 39, 3 के पहाड़े से काट रहा हूं 4 बार और 3 के पहाड़े से 13 बार, और जब 13 में 4 का भाग चला जाएगा तो 4 तिया 12, 1 बच गया 0.25, 3.25 वर्ग सेंटीमीटर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि पहला जो कॉन्सेप्ट है वो आपके दिमाग में अच्छे से आ गया होगा। भाई हमने पढ़ा क्या है, माध्यिका को पढ़ा है, शीर्ष को सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड को माध्यिका कहते हैं। त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं संगामी होती है, ये हमने पढ़ा है। माध्यिकाओं का संगम बिंदु केंद्रक होता है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा। और माध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटती है। इसकी एप्लीकेशंस हमने इन अलग अलग डायग्राम्स को बनाते हुए क्षेत्रफल के अनुपात या क्षेत्रफल के लिए उनको हमने प्रयोग किया है। चलें आगे बढ़ते हैं। अगली जो हमारी स्थिति है सर, उसके अंदर एक और स्टेटमेंट को हम लोग यहां पर बात करना चाहते हैं, केंद्रक माध्यिका को, है ना, बहुत प्यारा सा स्टेटमेंट है। केंद्रक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में, केंद्रक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है, में विभाजित करता है। ध्यान दीजिए, सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन, सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो ऑफ 2:1। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, और मैं इसको गंभीरता से बात कर रहा हूं, डिटेल के अंदर हम लोग जाना चाहते हैं। 2:1 का मतलब क्या है कि जो 2 हिस्सा है वह भुजा की ओर है, यानी माध्यिका का जो हिस्सा रहेगा 2 हिस्सा वह भुजा की ओर है, और जो एक हिस्सा है वह एक हिस्सा हमारा शीर्ष की ओर है। तो उम्मीद करता हूं कि दिमाग में चीज आई होगी, डायग्राम के साथ में और स्पष्ट होने वाला है कि अगर मैं बात करता हूं केंद्रक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में बांटता है, ABC, यहां पर मैंने जो है सर उल्टा लिख दिया, इसको थोड़ा सा ध्यान देना, ये गड़बड़ कर दी मैंने, है ना। 2 हिस्सा कहाँ है, 2 हिस्सा तो है शीर्ष की ओर, इसको थोड़ा सा वापस से करेक्ट करना है अपने आप को, है ना। 2 हिस्सा शीर्ष की ओर है और एक हिस्सा जो है आपका भुजा की ओर है, इसको ध्यान देना। चलिए सर देखें आप, जब मैंने कहा कि ये x मध्य बिंदु है, इसका मतलब क्या हुआ सर, अगर x मध्य बिंदु है तो AX क्या रहेगा सर हमारा, AX माध्यिका रहेगी, ठीक है। और अगर मैं इसके ऊपर कहीं कोई बिंदु O की बात करता हूं और मैं इसको कहता हूं कि O हमारा केंद्रक है, तो 2 हिस्सा कहां रहने वाला है, इस लंबाई का 2 हिस्सा शीर्ष की ओर रहने वाला है और एक हिस्सा सामने वाली भुजा की ओर रहने वाला है। इसको थोड़ा सा वापस से
करेक्ट कर लें। अगर आप लोगों ने लिख दिया है तो दोबारा से बात कर रहा हूं, 2:1, तो 2 हिस्सा शीर्ष की ओर रहने वाला है और 1 हिस्सा सामने वाले भुजा की ओर रहने वाला है। ठीक है सर, तो 2:1 का अनुपात रहेगा। केंद्रक माध्यिका को 2:1 में बांट रहा है, तो 2 कहां है 1 कहां है वो क्लियर हो जाए। चलिए सर, अब इसके ऊपर देखो कैसे प्रश्न हमारे बनते हैं। स्टेटमेंट तो सीधा, अगर आपको पूछा जाए कि भाई केंद्रक माध्यिका को किस अनुपात में बांटता है, आपका सीधा उत्तर 4 ऑप्शन में 1:1, 2:1 है ना, 1:2, 3:4, तो आपका उत्तर क्या रहने वाला, 2:1 रहने वाला है। लेकिन अब इसकी एप्लीकेशंस कैसे होगी उसको ध्यान देना। जैसे मैंने यहां पर एक डायग्राम बनाया आपके लिए, ये है सर हमारा त्रिभुज है ए बी और सी। ठीक है, मैंने यहां पर कुछ माध्यिकाओं की बात की कि भाई ए एम एक माध्यिका हो गई, बी एन दूसरी माध्यिका हो गई और सी आर तीसरी माध्यिका हो गई। क्लियर है। और मैंने ये कहा कि ओ जो है इसका केंद्रक है। तो अगर मैं कहता हूं कि त्रिभुज ए बी सी का केंद्रक ओ है, सेंट्रॉइड ओ है, और सेंट्रॉइड ओ कहना अपने आप में पर्याप्त है ना, कई इंफॉर्मेशन दे दी। अगर ओ केंद्रक है इसका मतलब क्या हुआ, ये माध्यिकाओं का संगमन बिंदु है। तो तुरंत दिमाग में आया कि ए एम बी एन सी आर इसकी माध्यिका हो गई, और अगर ये माध्यिका हो गई तो इसका मतलब एम एन और आर भुजाओं के मध्य बिंदु हो गए। तो हमको भुजाओं के मध्य बिंदु माध्यिका देने की आवश्यकता नहीं रही, केंद्रक देने का मतलब वो अपने आप में है, इसलिए ये केंद्रक है। क्लियर है। अब देखो सर, हमारा जो प्रश्न कैसे कैसे बनने वाले हैं सर, 2:1 के अनुपात में। मान लिया हमारा पहला प्रश्न ऐसा बन जाए कि भाई बी ओ अनुपात ओ एन किसके बराबर है। देखो आप बी ओ और ओ एन का अनुपात किसके बराबर है। अब तुरंत दिमाग में आए कि भाई बी ओ यानी कि केंद्रक से शीर्ष की दूरी, और केंद्रक से शीर्ष की दूरी का मतलब कितना हिस्सा होता है, 2 हिस्सा है। और ओ एन का मतलब क्या है, केंद्रक से भुजा की दूरी, तो भुजा की ओर 1 हिस्सा है। तो 2:1 रटना नहीं है सर। अब देखो इसको समझना है। मान लिया हमारा जो परिणाम कुछ ऐसा पूछ लिया जाए, ओ एम अनुपात ओ ए पूछ लिया जाए, अगर रटोगे तो फंस जाओगे, 2:1 का उत्तर दे दोगे। लेकिन अगर दिमाग में आए कि ओ एम, तो बताइए ओ एम कहाँ है सर, ओ एम भुजा की ओर है, और भुजा की ओर अभी हमने डिस्कस किया कि कहाँ है, 1 हिस्सा भुजा की ओर है और 2 हिस्से शीर्ष की ओर है। तो इसका मतलब क्या है, ओ एम का अभिप्राय ये दूरी है सर, ओ से लेकर के एम की जो भुजा की ओर की दूरी है, और भुजा वाली जो दूरी है वो 1 हिस्सा है, तो इसलिए 1। और ओ ए केंद्रक से शीर्ष की ओर की दूरी 1:2 है। बात समझ में आ रही है। वापस से ध्यान देना, तीसरी स्थिति की बात कर रहा हूं मैं। मान लेते हैं मैं इससे ऐसा पूछ लेता हूं, ओ आर अनुपात आर सी कितना है। तो तुरंत ध्यान दो, ओ आर का मतलब क्या है, केंद्रक से भुजा की दूरी, और केंद्रक से भुजा का मतलब है 1 हिस्सा। और आर सी, अब आप दिमाग में लगाएं, आर सी का मतलब पूरी माध्यिका, और पूरी माध्यिका में 1 हिस्सा ये भी है और सामने वाले शीर्ष का 2 हिस्सा भी है। तो टोटल आर सी का मतलब क्या हो गया, 3 अनुपात हो गया। तो इस प्रकार से आपको सोचना चाहिए। जैसे मान लिया आपका प्रश्न ऐसा बन जाए, क्या बन गया, ए एम अनुपात ओ ए। चलो जल्दी से देखो सर, ए एम और ओ ए का अनुपात, तो ए एम कितनी लंबाई है सर, ए एम यानी पूरी माध्यिका, और पूरी माध्यिका का मतलब 3 हिस्सा है। और ओ ए केंद्रक से शीर्ष की दूरी यानी 2 हिस्सा, तो आपका अनुपात 3:2 होगा। वापस ध्यान देना, अगर प्रश्न सीधा है, डायरेक्ट है, केंद्रक माध्यिका को किस अनुपात में बांटता है, तो अपना उत्तर सीधा है 2:1 है। लेकिन डायग्राम देकर के अलग अलग स्थितियों के अंदर अनुपात पूछता है, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा भाई किस प्रकार से हम इसको मैनेज करेंगे। ठीक है ना। मान लेते हैं एक स्थिति के बारे में और भी डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम लोग ऐसा कर लेते हैं सर, सी आर हो गया ना, चलो बी एन अनुपात ओ एन की बात करूं, तो बताइए बी एन क्या है। तो तुरंत पता लगा, बी एन शीर्ष से सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु यानी पूरी माध्यिका है, और पूरी माध्यिका यानी 3 हिस्सा। ओ एन केंद्रक से भुजा की तरफ का हिस्सा 1 हिस्सा। तो ऐसा आपका प्रश्न बन सकता है। ठीक है, इसी प्रश्न को और अलग तरीके में प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसे 5वें के बाद में छठे प्रश्न के रूप में लिखता हूं मैं, यदि, ठीक है, प्रश्न हमारा इस प्रकार से होगा, यदि ओ सी बराबर 2.8 सेंटीमीटर हो, ओ सी अगर 2.8 है, तो सी आर
की लंबाई कितनी है, सी आर का मान कितना है। तो फटाक से देखेंगे कि भाई मुझे क्या चीज दे रखी है, 2.8 सेंटीमीटर किसकी लंबाई है, ओसी की लंबाई है। और फटाक से देखो, ओ से लेकर के सी की लंबाई, केंद्रक से लेकर के शीर्ष की दूरी, हिस्से में यह 2 हिस्सा, तो इसका मतलब मुझे 2 हिस्सा 2 का भाग देना है। और सी आर पूछा गया, तो सी आर का मतलब क्या है, सी आर का मतलब पूरी लंबाई है, और पूरी लंबाई का मतलब कितना हो गया, 3 हिस्सा हो गया। तो मुझे 3 से गुणा करना होगा, 2 के पहाड़ से काट लेता हूँ 1.4, और 1.4 का 3 से गुणा करने पर कितना हो गया, 4.2 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम अपने प्रश्न का उत्तर देंगे। यानी अभी तक तो केवल अनुपात था, अब उस अनुपात को लंबाई के ऊपर हम लोग खेल रहे हैं, है ना, अनुपात के आधार पर विभाजन की स्थिति। अब जैसे मान लिया इस प्रकार से आ जाए कि यदि हमारा प्रश्न ऐसा दे दे सर आपको, ए एम बराबर 3.6 सेंटीमीटर हो, तो ओ एम का मान किसके बराबर है। चलिए सर फटाफट, ए एम 3.6, ओ एम का मान चाहिए, तो हमें सबसे पहले देखना है 3.6 क्या है, कितने हिस्से के बराबर है। तो पता लगा 3.6 ए एम, और ए एम का मतलब है शीर्ष और सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु, यानी पूरी माध्यिका की लंबाई, और पूरी माध्यिका की लंबाई 3 हिस्सा। और मुझे चाहिए ओ एम, तो ओ एम का मतलब है केंद्रक से भुजा की ओर का हिस्सा, जो कि केवल एक हिस्सा है। तो इसको जब मैं काट लूंगा 1.2 और 1.2 का 1 से गुणा होने पर 1.2 सेंटीमीटर, ये आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि दिमाग में आ रहा होगा भाई किस प्रकार से आप 2:1 को खेलने वाले हो। मान लेते हैं हम ऐसा 8वीं स्थिति के बारे में बात कर लेता हूं कि यदि बी ओ बराबर x + 1 सेंटीमीटर, कॉमा ओ एन बराबर x - 1 सेंटीमीटर हो, तो x का मान कितना है, x का मान कितना है। तो चलिए सर फटाफट जल्दी से देखना है भाई, मुझे यहां पर BO और ON के बारे में बात करनी है, ठीक है ना। तो मैं इसको बटे में लिख देता हूं, BO बटा ON। गौर करो, BO का मतलब क्या है सर, BO का अभिप्राय केंद्रक से शीर्ष की दूरी 2 हिस्सा, तो ये आपका 2 हिस्सा रहा। और ON क्या है, ON 1 हिस्सा रहा, तो 2/1 की बात हो गई। क्लियर है। चलो BO का मान रखते हैं हम लोग, BO का मान हो गया x + 1, ON का मान हो गया x - 1 बराबर 2/1। वज्र गुणा करते हुए x का मान निकाल देंगे। देखिए किस प्रकार से निकलेगा, 2 का x से गुणा हो गया 2x - 2 बराबर x + 1। पक्षांतर करते हुए x को लेफ्ट में ले लेता हूं, -2 को राइट में ले लेता हूं, तो स्थिति क्या बनेगी सर, x लेफ्ट में आएगा घट जाएगा x, और -2 राइट में चला जाएगा जुड़ जाएगा, 1 और 2 कितना 3, ये x का मान हमारा हो गया। यानी इस प्रकार की सिचुएशन इस पर बनाई जा सकती है। चलिए एक प्रश्न और रिपीट कर लेता हूं मैं। जैसे मान लिया प्रश्न हमारा ठीक उसी प्रकार से है जैसा अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। अब इसमें थोड़ा सा है ना, एक ही माध्यिका ले लेता हूं मैं, ABC, और मैं कह रहा हूं यहां पर AM माध्यिका है और G केंद्रक है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, त्रिभुज ABC में AM माध्यिका है, कॉमा G केंद्रक है, सेंट्रॉइड है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि AG बराबर x + 1 सेंटीमीटर, कॉमा AM बराबर, AM कुछ कर लेते हैं सर, 3x - 1 सेंटीमीटर हो, तो चलो GM का मान कितना है, GM का मान कितना है, देखते हैं हम लोग कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। जो दिया है सर वो AG और AM की बात कर रहा है, तो मुझे बताइए AG बटा AM, AG का मतलब क्या है सर, AG आपके दिमाग में आएगा शीर्ष से केंद्रक का हिस्सा, AG यानी कि ये 2 हिस्सा है, तो इसलिए AG के लिए 2 लिखूंगा। और AM का मतलब क्या है, AM का मतलब पूरी माध्यिका हो गई सर आपकी। और जब पूरी माध्यिका की बात कर रहा हूं
तो कितना हिस्सा है, वो 3 हिस्सा है। चलिए एजी का मान रखते हैं। एजी हो गया सर आपका x प्लस 1, एम हो गया 3x माइनस 1 बराबर 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 तिया 6x माइनस 2 बराबर 3x प्लस 3, है ना, 3x प्लस 3। और यहाँ से सॉल्व करने पर 3x लेफ्ट में आएगा, 6 में से 3 चला गया 3x, माइनस 2 राइट में जाएगा, जुड़ जाएगा 3 और 2 मिलकर के 5, इसलिए x किसके बराबर हो गया सर, x हो गया 5/3 के बराबर। और आपका जो प्रश्न कह रहा है कि gm का मान क्या चाहिए। अब देखो सर ये x अपना उत्तर नहीं है, अब आपको क्या करना होगा, मुझे am की पूरी लंबाई चाहिए, है ना। देखो इसलिए माध्यिका am की लंबाई और उसका 1/3 हिस्सा होगा, माध्यिका am मुझे चाहिए, और माध्यिका am का मतलब है 3x माइनस 1। तो 5, 3 का गुणा किससे हो रहा है सर, x का मान, 3 का गुणा हो गया x का मान 5/3 माइनस 1, ये काट देता हूं मैं, 5 में से 1 गया, 4 सेंटीमीटर am की लंबाई हुई है पूरी, है ना, a से m तक की लंबाई 4 सेंटीमीटर हुई। तो हमारे प्रश्न का आंसर मुझे चाहिए सर क्या, gm का मान। तो आपके दिमाग में आएगा भाई gm जो होगा, ये gm ये एक हिस्सा है किसका, am का, यानी 3 हिस्सों में से एक हिस्सा। तो ये 1/3 am बराबर 1/3 गुणा 4, और ये उत्तर आ गया 4/3 सेंटीमीटर। ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया। वापस से मैं रिपीट करता हूं सर, जल्दी से देखने का प्रयास करें। देखिए प्रश्न बहुत आसान सा था। एजी और एम का, है ना, वैल्यू आपको x के पदों में दे रखी थी, जीएम का मान पूछा था, तो आपके सबसे पहले दिमाग में आए एजी का मतलब ये ऊपर वाला ये हिस्सा है, जीएम का अभिप्राय ये नीचे वाला हिस्सा है, जो कि 2:1 का अनुपात रहा, लेकिन यहां पर मेरे पास में एम है। तो एजी का मतलब कितना हुआ सर 2 हिस्सा, और एम का मतलब पूरी माध्यिका 3 हिस्सा, इसलिए हमने 2/3 किया, मान लगाया, सॉल्व किया, x का मान आ गया, यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। उसके बाद माध्यिका की पूरी लंबाई निकालनी पड़ी मुझे, और माध्यिका 3 हिस्सा है, ठीक है, सॉरी माध्यिका का जो मान है एम 3x माइनस 1 है, ठीक है। तो इसमें x का मान रखते हुए आपने 3 से 3 काट दिया, 5 में से 1 चला गया, 4 सेंटीमीटर ये तो निकला। अब देखो जीएम के लिए बात करना है, आपके दिमाग में क्या चीज आनी चाहिए कि एम अनुपात जीएम, या सबसे नीचे वाला लाइन जो 1/3 उसको वापस समझा रहा हूं, एम और जीएम का अनुपात, तो एम आपका 3 हिस्सा और जीएम का अनुपात का अभिप्राय क्या हो गया सर, 1 हिस्सा, है ना, ऐसा है। अब मुझे बताइए हमारा प्रश्न यहां से शुरू हुआ है कि भाई 4 सेंटीमीटर कौन है, 4 सेंटीमीटर एम है, ठीक है ना। तो 4 सेंटीमीटर चूंकि एम है और एम का अनुपात 3 है, इसलिए 3 का भाग दिया, और जीएम के लिए 1 से गुणा करते हुए 4/3 सेंटीमीटर, ये आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने भाई माध्यिका क्या है, केंद्रक क्या है, उनके ऊपर कैसा कॉन्सेप्ट बनता है और किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। 2 कॉन्सेप्ट रहते हैं, ठीक है, जिसमें माध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटती है, उसके ऊपर प्रश्नों की बात की। केंद्रक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में बांटता है, 2 हिस्सा शीर्ष की ओर, 1 हिस्सा सामने वाली भुजा की ओर होता है, उसके ऊपर कैसे प्रश्न बनते हैं उसके ऊपर बात की। एक बहुत प्यारा सा प्रश्न अभी भी आपके सामने है, ये सबसे तगड़ा प्रश्न में से एक प्रश्न हो सकता है, ठीक है। और माध्यिका क्या है, शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड माध्यिका हो गया, और केंद्रक कौन है, माध्यिकाओं का संगमन बिंदु हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। अब अगले 2 शब्दों को और हम लोग लेना चाहते हैं। एक शब्द है शीर्ष लंब एवं, शीर्ष लंब एवं लंब केंद्र, ठीक है। शीर्ष लंब का मतलब क्या हुआ, एल्टीट्यूड, और लंब केंद्र का मतलब क्या हुआ, ऑर्थो सेंटर। अब चलिए सर इनको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहले शब्द को हम लोग समझते हैं शीर्ष लंब को, एल्टीट्यूड, नाम से स्पष्ट है, शीर्ष और लंब यानी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब, त्रिभुज के किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर, सामने वाली भुजा पर डाला लंब, ठीक है। द परपेंडिकुलर
ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल टू इट्स अपोजिट साइड इज नोन एज अ एल्टीट्यूड ऑफ दैट ट्राइंगल। अब ध्यान देना, माध्यिका अलग है, शीर्ष लंब आपका अलग है। पहले मैं उस डायग्राम से व्यक्त करना चाहता हूं। मान लिया हमारा इस प्रकार का डायग्राम है, ठीक है, ये त्रिभुज मैंने बनाया ए बी सी, और जब मैं यहां पर M मध्य बिंदु लेता हूं, मिड पॉइंट, तो बताइए A को M से मिलाऊंगा, तो ये A को M से, शीर्ष को मध्य बिंदु से मिलाना, ये भुजा जो बनेगी वो आपकी क्या बनेगी, माध्यिका बनेगी, मीडियन होगी, ठीक है। और हम बात कर रहे हैं A से यानी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला लंब, यानी इस पर अगर 90 डिग्री का कोण बनता है तो ये चीज है हमारी शीर्ष लंब, एल्टीट्यूड, ठीक है सर। उम्मीद करता हूं कि दिमाग में चीज आनी चाहिए कि दोनों चीजें अलग अलग है, माध्यिका अलग चीज हुई और शीर्ष लंब आपका अलग हो गया। चलिए अब ध्यान दो, शीर्ष लंब भी कितने होंगे, तो तुरंत दिमाग में आएगा कि त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब संगामी होते हैं। त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब संगामी होते हैं, यानी ऑल थ्री एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्कुरेंट, यानी एक ही बिंदु से होकर गुजरने वाले होते हैं। देखिए हमने संगामी रेखाओं को पढ़ा था, यानी ऐसी रेखा जो एक ही बिंदु से गुजरे, जैसे माध्यिकाएं भी एक बिंदु से होकर गुजर रही थी, ठीक ठीक उसी प्रकार से शीर्ष लंब भी संगामी है, एक ही बिंदु से होकर गुजरते हैं। और यहां से डेफिनेशन हमारी आती है लंब केंद्र की, ऑर्थो सेंटर की। लंब केंद्र है त्रिभुज के शीर्ष लंबों का संगमन बिंदु, शीर्ष लंबों का संगमन बिंदु, ये आपका कहलाता है सर लंब केंद्र, यानी ऑर्थो सेंटर। तो उम्मीद करता हूं दिमाग में आया होगा। देखो केंद्रक अलग चीज हो गई, केंद्रक था माध्यिकाओं का संगमन बिंदु, और शीर्ष लंब हो गया, सॉरी लंब केंद्र जो हुआ वह शीर्ष लंबों का संगमन बिंदु हो गया। अब चलिए ज्योमेट्रिकली डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट करता हूं कि मान लिया हमारा इस प्रकार का त्रिभुज है, ये A है, ये B है, ये C है। A से BC पर लंब ऐसा 90 डिग्री का कोण बनाया मैंने AP के रूप में। B से ये लंब है हमारा, ये 90 डिग्री का कोण BQ के रूप में, और इसी क्रम में C से ये लंब है, इस पर 90 डिग्री का कोण देखो आप नजर आ रहा होगा R। तो जहां त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब आपस में मिलते हैं, यह बिंदु जो O यहां पर बन रहा है, तीनों शीर्ष लंबों का संगमन बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु, इसको हम लोग कहते हैं लंब केंद्र, ऑर्थो सेंटर। तो उम्मीद करता हूं डेफिनेशन आपके दिमाग में आ गई होगी भी क्या चीज है, ठीक है ना। शीर्ष लंबों का संगमन बिंदु है लंब केंद्र, ऑर्थो सेंटर। द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड्स इज नॉन एज अ ऑर्थो सेंटर। चलिए सर इसके ऊपर बहुत ज्यादा वैरायटीज के प्रश्न नहीं है जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस किया। हाँ, एक बहुत प्यारा सा प्रश्न बनता है, उसको हम लोगों को यहां पर ध्यान रखना है, और उसको मैं स्टार मार्क करके लिख रहा हूं, क्योंकि ऐसे डायग्राम जब मैं आगे देखूंगा तो खूब सारे बनने वाले हैं, है ना, अलग अलग स्थितियों के अंदर हमारे डायग्राम बनने वाले हैं। तो याद रखना है हम लोगों को, ये O, B को O से और C को O से मिलाया, और मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये X BOC का मान कितना है, लेकिन ये तब तक नहीं बता पाऊंगा जब तक कि O कौन है ये मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि जब लंब केंद्र होगा तो अलग परिणाम होगा, अंतः केंद्र होगा तो अलग परिणाम होगा, और परिकेंद्र की स्थिति में अलग रिजल्ट मिलने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करूंगा त्रिभुज ABC में O लंब केंद्र है, लंब केंद्र यानी ऑर्थो सेंटर है, क्लियर है सर। और ऐसी स्थिति में कोण BOC का मान कितना है ये मुझे निकालना है। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि कोण BOC का मान 180 माइनस एंगल A के बराबर होता है। और ये परिणाम कब होता है सर, ये परिणाम उस स्थिति में होगा जब O कौन होगा, O लंब केंद्र होगा, ऑर्थो सेंटर होगा। और अगर मैं यहां पर बात करता हूं, कोई नंबरिकल वैल्यू आपको दे देता हूं, ठीक है ना, जैसे A का कोई मान मैंने दे दिया फॉर एग्जांपल, ठीक है, इसी डायग्राम में कोण A बराबर कितना है 40 डिग्री है, अगर ऐसा मैं देता हूं तो बताइए
कोण BOC कितना हो जाएगा? उस स्थिति में कोण BOC 180 माइनस 40 यानी 140 डिग्री हो जाएगा। लेकिन शर्त क्या है? शर्त वो है कि O क्या होना चाहिए? O लंब केंद्र होना चाहिए। ठीक है, ऑर्थो सेंटर होने पर 180 माइनस एंगल A की बात की जाएगी। चलिए सर, अब इसको जो है देखते हैं सर कि वास्तव में ऐसा होता है या नहीं होता है। ठीक है ना। अब अगर मैं इसको, देखिए परीक्षा का पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा हूं सर, है ना, क्योंकि परीक्षा के अंदर अब इसको डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। परीक्षा में तो सीधा 180 माइनस एंगल A कब लंब केंद्र हो, डायरेक्ट परिणाम है। लेकिन फिलहाल अगर मैं बात करता हूं, ये O है, यहां से ऐसा और यहां से ये इस प्रकार से है, और मुझे इसको ज्ञात करना था। अब मैं क्या करने वाला हूं सर, ध्यान दो, मैं इसको जो है आगे की तरफ बढ़ा देता हूं ऐसा, और ये चूंकि शीर्ष लंब होगा तो ये कोण आपका 90 डिग्री का होगा। मान लेते हैं इसको मैं मान देता हूं M, इसको मैं आगे की तरफ बढ़ा देता हूं तो ये भी तो 90 डिग्री का कोण होगा, इसको मैं नाम दे देता हूं N। अब मैं क्या करने वाला हूं, देखिए दो अलग अलग त्रिभुजों के अंदर बात करने वाला हूं। ठीक है, और दो त्रिभुजों में जब मैं त्रिभुज BCN की बात करने वाला हूं, गौर कीजिए BCN ऐसा है, आपको नजर आ रहा होगा कुछ ऐसा डॉट डॉट करते हुए, और उसके बाद में ऐसा ये नजर आ रहा है BC और ये N, ये O है ना। और ये कोण कितना है सर, ये कोण अगर आपका B है, ये कोण आपका 90 डिग्री का है। ठीक है, तो बताइए ये कोण कितना होगा? ये कोण आपका 180 माइनस 90 माइनस B, जो कि 90 प्लस B के बराबर हो जाएगा। ये ध्यान देना, ये पहले नंबर पर मैंने निकाला है, और ये पहले नंबर वाला कोण कौन सा है सर? ये वाला कोण है जो मैं एक नंबर पर यहां मार्क कर रहा हूं। मैंने इस कोण को निकाला है BNC वाले ट्राइंगल के अंदर। वापस ध्यान देना, ये B यानी पूरा वाला कोण था आपका B, ये कोण आपका 90 डिग्री था, तो बचा हुआ कोण क्या होगा? 90 प्लस B, यानी एक मिनट सर, यहां मैंने गड़बड़ कर दी, इधर ध्यान दो भाई, यहां दो कोणों का जोड़ना है ना सर, 90 प्लस B है, तो ये परिणाम 90 माइनस B के बराबर हो गया। ये इक्वेशन नंबर 1। कारण क्या है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है, और 180 डिग्री में से एक कोण आपका ये रहा B, एक कोण आपका ये रहा 90, दोनों को जोड़ने पर 90 प्लस B, और 180 में से घटा दिया, तो दोनों की जोड़ 90 प्लस B को जब 180 में घटाया तो 180 में से 90 जाने पर 90, और प्लस माइनस का गुणा माइनस B, ये पहली चीज निकल करके आई। अब मैं इसी प्रकार से बात करने वाला हूं त्रिभुज BCM के बारे में बात करने वाला हूं। देखिए BCM कैसा दिख रहा है आपको? BCM ऐसा दिख रहा है, यहाँ O, उसके बाद डॉट 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 और M लिया था हमने आगे की ओर, ये ऐसा है, B है, C है, और ये आपका M है, ये O है, ये वाला ट्राइंगल है। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये पूरा कोण कितना है? ये पूरा कोण आपका C है, ये कोण 90 डिग्री है शीर्ष लंब होने के कारण। तो बताइए ये 2 नंबर का कोण यानी ये वाला कोण कितना आया? तो ठीक ठीक उसी प्रकार से इस 2 नंबर वाले कोण की बात कर रहा हूं। एंगल सम प्रॉपर्टी, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 है, उसमें से 2 कोण मेरे जानकारी में है, एक कोण 90 है और दूसरा कोण C है, तो दोनों को जोड़ के 180 में से कम कर दें। 180 में से 90 घटाने पर 90 माइनस C, ये आपका दूसरा रिजल्ट हो गया। अब मुझे बताइए त्रिभुज BOC की बात करता हूं। ठीक है, तो त्रिभुज BOC में एंगल सम प्रॉपर्टी की बात करने वाला हूं। कोण 1, कोण 2 और x मिलकर के 180 है। कोण 1 का मान कितना है सर? कोण 1 आपका हो गया 90 माइनस B, कोण 2 हो गया 90 माइनस C, प्लस x बराबर कितना? 180। लेफ्ट हैंड साइड में 90 और 90 को जोड़ने पर 180 है, घट गया सर, कट गया, तो x का मान क्या हो गया? x का मान हो गया B प्लस C, और B प्लस C को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 180 माइनस एंगल A के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि भाई B और C का योग क्या है? A को घटा दिया। तो ये ध्यान देना, ये स्थिति डायग्राम आपको एक जैसा नजर आएगा, लेकिन अपना उत्तर देने से पहले सबसे पहले आप सोचें कि भाई O क्या है। समझ रहे हो ना? O अगर लंब केंद्र है तो कोण BOC का मान 180 माइनस एंगल A होगा। तो लंब केंद्र में केवल और केवल ये एक ही स्थिति आपकी बनती है, जिसको आपको अच्छे से याद रखना चाहिए। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। अगले शब्द के बारे में हम बात करते हैं। हमारा शब्द है परिकेंद्र, सरकम सेंटर। परिकेंद्र, सरकम सेंटर के बारे में बात करेंगे। तो अब ध्यान दीजिए परिकेंद्र होता क्या है सर, उसको पहले समझते हैं।
पहले देखो, जब हम लोग छोटे थे, है ना, जब आप 10वीं क्लास में पढ़ते थे और आपने त्रिभुज के परिगत वृत्त की रचना की है ना, कि भाई क्या किया, कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने किया है, क्या किस प्रकार से, सर्कम सर्कल टू अ ट्राइंगल कैसे करते हैं आप, पहले मैं उसके बारे में बात करता हूं कि जैसे मान लिया हमारा ये त्रिभुज था ऐसा ए बी सी, और परिगत वृत्त की रचना करने के लिए आपने प्रकार, है ना, जो आप कहते हैं कंपास, तो प्रकार को लिया, उसको आधे से ज्यादा ऐसा खोला होगा, बिंदु बी पर प्रकार की नोक रखी होगी, आधे से ज्यादा खोल करके आगे की तरफ बढ़ाया और एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे ऐसा काटा होगा, है ना, प्रकार की नोक बी पर, पेंसिल की नोक आधे से ज्यादा इस बीसी लंबाई का ऊपर नीचे चाप काटा, और उसी नाप को लेकर के बिंदु सी पर प्रकार की नोक रखी और एक ऊपर एक नीचे काटा, और जब इसको ऐसा काट दिया और इसको जब मिलाएंगे तो ये क्या बनेगा सर, लंब अर्धक बनेगा, यानी इसको आधा करने वाला और 90 डिग्री कोण पर बांटने वाला ऐसा बनने वाला है। ठीक है, चलिए, ऐसा कैसा काम दूसरी भुजा के लिए भी किया करते हैं हम लोग, बिंदु बी पर प्रकार की नोक रखते हुए आधे ज्यादा खोलते हुए एक बाहर चाप काटते हुए एक अंदर चाप काटते हुए, ए पर रखते हुए एक बाहर काटते हुए एक अंदर काटते हुए, और जब मैं इसको ऐसा मिला लेता हूं सर, ऐसा, है ना, ये देख लेना सर, थोड़ा सा चाप ऊपर नीचे हो गए हैं, ये इस प्रकार से सर आगे की तरफ बढ़ा देता हूं मैं, ठीक है ना, इन चापों को वापस से मैं काट लेता हूं, ठीक है, चलो देखो, एक ऐसा कट गया चाप और एक चाप हमारा ऐसा कट गया, ऐसा समझ लें, और इधर से एक चाप ऐसा, इधर से एक चाप ऐसा, ठीक है। जहां पर ये लंब अर्धक मिलते हैं, देखो लंब और अर्धक का मतलब है ये और ये लंबाई बराबर होना 90, ये लंबाई बराबर होना, और ये 90 का कोण, जहां पर ये लंब अर्धक मिलते हैं यही बिंदु वो आपका क्या कहलाता है सर, ये परिकेंद्र कहलाता है। और इसके बाद आपने क्या किया था, ओ पर प्रकार की नोक रखी थी आपने, पेंसिल को खींच करके आप बिंदु ए तक या बी तक या सी तक कहीं पर ले गए थे और एक वृत्त ऐसा आपने उसके माध्यम से बना लिया था, तो ये त्रिभुज का परिगत वृत्त बन गया था जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर गुजरता था। ठीक है, तो सबसे पहली चीज भाई, परिकेंद्र क्या है, कहां से प्राप्त हो रहा है, तो पता लगा परिकेंद्र त्रिभुज की भुजाओं के लंब अर्धकों का संगमन बिंदु है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले परिकेंद्र है क्या, त्रिभुज की भुजाओं के, त्रिभुज की भुजाओं के लंब अर्धकों का संगमन बिंदु, लंब अर्धकों का संगमन बिंदु क्या होता है सर, परिकेंद्र होता है या परिकेंद्र है। अब देखो सर, तीसरा शब्द हमारे पास में आ रहा है सरकम सेंटर परिकेंद्र। इसके पहले दो शब्द, केंद्रक था माध्यिकाओं का संगमन बिंदु, लंब केंद्र था शीर्ष लंबों का संगमन बिंदु, और यहां परिकेंद्र आ रहा है दो शब्द, भुजाओं के लंब अर्धकों का संगमन बिंदु, intersecting point of a perpendicular bisectors of sides of a triangle is known as a circumcenter। वापस सुन लें, the intersecting point of perpendicular bisectors of sides of a triangle is known as a circumcenter। तो ये परिकेंद्र हो गया। आगे बढ़ते हैं, परिकेंद्र कौन है, पता लगा, परिकेंद्र त्रिभुज के परिगत वृत्त का केंद्र बिंदु होता है, त्रिभुज के परिगत वृत्त का केंद्र बिंदु होता है, केंद्र बिंदु होता है। ठीक है जी, चलिए वापस से ध्यान देना, सर्कम सेंटर इज द सेंटर ऑफ अ सर्कम सर्कल ऑफ अ ट्राइंगल, यानी जो परिगत वृत्त की रचना की जाती है उस परिगत वृत्त का केंद्र बिंदु हमारा परिकेंद्र हुआ करता है। और एक स्टार मार्क करके लिख रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है, परिकेंद्र परिकेंद्र त्रिभुज के तीनों शीर्षों से, परिकेंद्र त्रिभुज के तीनों शीर्षों से
बराबर दूरी पर होता है, बराबर दूरी पर होता है, यानी सर्कम सेंटर इज इक्विडिस्टेंट, सर्कम सेंटर इज अ इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ऑल थ्री वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, फ्रॉम ऑल थ्री वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, ये बराबर दूरी पर होना है। देखिए सीधा सीधा प्रश्न बनकर क्या आएगा कि त्रिभुज के शीर्षों से बराबर दूरी पर कौन है, तो पता लगेगा, चार ऑप्शन आपको देगा, केंद्रक है, लंब केंद्र है, परिकेंद्र है, ठीक है ना, अंतः केंद्र है, तो आपका उत्तर क्या रहेगा, परिकेंद्र होता है। ध्यान दो कैसा प्रश्न बनेगा, उसकी बात और कर लेता हूं। त्रिभुज एबीसी के, त्रिभुज एबीसी के शीर्षों से समान दूरी पर, शीर्षों से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदु पथ, त्रिभुज के शीर्षों से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात कीजिए या लिखिए, ठीक है ना, ज्ञात कीजिए ऐसा हो सकता है, या स्थित बिंदु का बिंदु पथ क्या होगा, ठीक है, ऐसा कर लेते हैं, बिंदु पथ क्या होगा, तो बताइए अपना उत्तर क्या रहने वाला है सर, क्योंकि आप किसके बिंदु पथ की बात कर रहे हैं, बिंदु पथ का मतलब लोकस है ना, कहां से, शीर्षों से समान दूरी पर स्थित बिंदु, और जो शीर्षों से समान दूरी पर स्थित बिंदु, देखो तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर कौन बिंदु होता है, परिकेंद्र होता है, तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो गया सर, त्रिभुज के शीर्षों से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदु पथ क्या होगा, अपना उत्तर होगा परिकेंद्र होगा। यह आपके प्रश्न का आंसर हो गया, सर्कम सेंटर। ठीक है, अब इसके ऊपर एक स्थिति को और डिस्कस करना चाहूंगा मैं, ये तो होगी सर डेफिनेशन हमारी, है ना, शीर्षों से समान दूरी पर होना, और इसका मतलब क्या है, शीर्षों से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदु पथ, है ना, लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स, विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ऑल थ्री वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल, वापस सुन लें, द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल थ्री वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, अपना आंसर क्या रहेगा, सर्कम सेंटर रहेगा। अब इसमें जो स्थिति के बारे में बात करूंगा मैं, देखिए सर बहुत प्यारी सी स्थिति है, और जैसे मैंने भी कहा कि भाई हमारे पास में जो अभी डायग्राम था उसी प्रकार का डायग्राम बनने वाला है, ए बी सी, और यहां पर बिंदु ओ की बात कर लेता हूं मैं, और मैं फिर से वही बात करूंगा कि भाई ये कौन बी ओ सी क्या है, लेकिन ये तब तक नहीं बता पाऊंगा जब तक ओ क्या है जानकारी में नहीं हो सर, ये ध्यान देना। और मैं यहां पर कह रहा हूं कि ओ जो है वह परिकेंद्र है, ओ इज अ सर्कम सेंटर, और अगर ओ परिकेंद्र है ऐसी स्थिति में एंगल बी ओ सी क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ए के बराबर होगा। समझ गए बात को। वापस से अगर मैं इसी डायग्राम को दोबारा से बात कर लेता हूं, और मेरा प्रश्न ऐसा बन जाए कि भाई ए है, बी है, सी है, ये बिंदु ओ है, और मैं इसको ऐसा कहता हूं ये 40 डिग्री, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया, और मुझे इस एक्स का मान चाहिए, तो अभी थोड़ी देर पहले जो बिंदु ओ को हमने क्या माना था, लंब केंद्र ऑर्थो सेंटर माना था, उस स्थिति में बीओसी का मान 180 माइनस एंगल ए हुआ था। और अब मैं यहां पर कह रहा हूं कि ओ जो है परिकेंद्र है। अगर ओ परिकेंद्र है तो बताइए कोण बीओसी का मान क्या है, तो तुरंत दिमाग में आएगा ट्वाइस ऑफ एंगल ए, 2 गुणा 40 बराबर 80 डिग्री। देखिए डायग्राम एक जैसा दिखने वाला होगा, लेकिन रिजल्ट में परिवर्तन होगा ओ कौन है इस इंफॉर्मेशन के आधार पर। तो जब तक ओ कौन है उसकी जानकारी आपको नहीं मिले, कोई भी परिणाम आपको नहीं देना है। रिजल्ट तभी देना है जब आपको पता रहे कि ओ है क्या। ठीक है, चलें सर, एक बहुत प्यारा सा प्रश्न मुझे लगता है, स्टार मार्क करके बात कर रहा हूं मैं उस प्रश्न के साथ में आपसे। ये ऐसा डायग्राम मैंने बना लिया सर आपके लिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है, मैंने एक बिंदु ओ लिया यहां पर, और मैं क्या चाह रहा हूं कि भाई त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में ओ
परिकेंद्र है। इन ट्राइंगल एबीसी ओ इज अ सर्कम सेंटर, ये दे दिया मैंने बहुत स्पष्ट रूप से आपको, ठीक है। उसके बाद में मैंने कहा कि ये जो कोण है, ठीक है, इस कोण को हम लोग ले रहे हैं लाइक एज अ 69 डिग्री कर लेता हूं मैं, ठीक है। मैं यहां पर लिख देता हूं एंगल BAC इज इक्वल टू 69 डिग्री, और मैं कहना चाह रहा हूं कि एंगल BCA बराबर, एंगल BCA का मान मैं कहता हूं 72 डिग्री। कौन सा है सर 72 डिग्री? ये वाला मान है BCA। ये कोण पूरा का पूरा 72 डिग्री है, ये आपका प्रश्न कहता है, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं इसको मिलाने वाला हूं, B को O से और O को C से मिलाने वाला हूं, और मैं ये कहता हूं कि ये जो नीचे वाला कोण है, ठीक है ना, एक मिनट, ये नीचे वाला कोण तो नहीं, ये ऊपर वाला कोण है ना, ये कोण ऊपर वाले की बात कर लेता हूं मैं। ये कोण x ज्ञात करना है मुझे, ठीक है सर। चलिए कोण OCA कितना है ज्ञात करना है। चलिए सर, बहुत प्यारा सा प्रश्न है, वापस से ध्यान देना। कोई डायग्राम आपके पास में है और डायग्राम में आपको ये दिया हुआ है त्रिभुज ABC है, O का स्पष्ट उल्लेख किया गया है, O आपका परिकेंद्र है नंबर 1, और ऊपर वाला जो वर्टेक्स एंगल है BAC 69 डिग्री है और BCA आपका 72 डिग्री है। BCA 72 का मतलब आप जान गए होंगे सर, है ना, पूरा कोण आपका 72 है, और इस 72 के अंदर दो कोण इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक है। नीचे वाला देखिए, दो कोण के अंदर ये जो डॉट लगा रहा हूं, एक ये कोण है और दूसरा ये कोण है, तो ऊपर वाला जो कोण है OCA, उसका मान कितना है। चलिए सर, फटाफट जल्दी से आपके दिमाग में किस प्रकार से आपको इसको प्रोसीड करना है, बहुत प्यारा सा प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहली जो स्टेप रहेगी उसमें ये वाला कोण निकाला जाएगा पहली स्टेप में, और तुरंत दिमाग में आए कि ध्यान दो, नंबर 1 पर आपके दिमाग में क्या आएगा, चूंकि O कौन है, परिकेंद्र है, सर्कम सेंटर है, ठीक है ना। अगर O परिकेंद्र है, इसलिए एंगल 1 जो लिखा गया है मेरे द्वारा, एंगल BOC को, ये है 2 मल्टीप्लाई बाय एंगल A, और 2, और एंगल A कितना है 69, तो 69 का डबल कितना हो गया 138, 2 9 18 हासिल 1, 2 6 12 और 1 13, ये 138 डिग्री हो गया। कोई कंफ्यूजन है क्या सर? वापस ध्यान देना भाई, अगर ये परिकेंद्र है तो उन चित्र का डबल ही तो है। ये जो मैंने लैंग्वेज लिखी है केवल समझाने के लिए लिखी है, आप तो सीधे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करेंगे कि भाई ये जो मान होगा वो 2 गुणा 69 यानी कि 138 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ये नंबर 1। नंबर दूसरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्या चीज आनी चाहिए, देखो ये आना चाहिए, और ये आना ही चाहिए कि अगर O परिकेंद्र है तो O त्रिभुज के तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर है ना। ध्यान दीजिए, O परिकेंद्र है, यह त्रिभुज के, ये सारा मन में सोचना है, त्रिभुज के तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर है, और अगर ये त्रिभुज के तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर है तो यहां पर OB बराबर क्या है, OC है, समझ गए ना। और अगर OB बराबर OC है तो त्रिभुज BOC क्या है सर, आपका समद्विबाहु त्रिभुज है, या यूं कहें त्रिभुज B, ऐसा कर लो, चलो इतना ही, OB और OC आपके बराबर है, मैंने ये बराबर मार्क कर दिया। अगर ये बराबर है तो हमने ये पढ़ा है कि त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। अगर मान लिया मैंने इसको मान लिया y मान लिया, और इसको भी मैंने y मान लिया, y क्यों माना, y इसलिए माना क्योंकि x आपको यहां दिया हुआ है सर, तो इसलिए मैं जो है इसको x नहीं मान सकता था, तो इसलिए मैंने क्या किया, y मान लिया। क्लियर हो गया। तो अगर त्रिभुज की भुजाएं OB OC बराबर है तो इसलिए यहां से एंगल OBC बराबर एंगल OCB बराबर y हमारे द्वारा मान लिया गया, क्योंकि हमने पढ़ा है कि त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण बराबर होते हैं, तो OB और OC के सामने वाले कोण आपके y बराबर रहेंगे। क्लियर है सर। अब तीसरा कॉन्सेप्ट क्या लगने वाला है,
तीसरा लगने वाला त्रिभुज BOC में एंगल सम प्रॉपर्टी की बात करने हैं। त्रिभुज BOC के अंदर कोण एक y और y मिलकर के 180 है, कोण एक का मतलब 138 है, y 2y है बराबर 180 है, 138 उधर जाएगा घटेगा और यहाँ से 2y बराबर 180 में से 138 चला गया तो ये आपका हो गया सर 42 हो गया। तो इसलिए y कितना निकला, y बराबर 42/2, y 21 डिग्री के बराबर हो गया। कोई कंफ्यूजन है सर? चलिए, और अगर y 21 डिग्री के बराबर हो गया तो चौथे प्रकार से यानी सोचने पर हमारा रिजल्ट आएगा कि y और x मिलकर के 72 है। ध्यान दीजिए, y और x दोनों मिलेंगे तो 72 है, y का मान 21 है प्लस x बराबर 72 है और यहाँ से x का मान 72 माइनस 21 कितना हो जाएगा सर, 51 डिग्री। ये आपके प्रश्न का आंसर होगा। तो बहुत प्यारा सा प्रश्न है सर, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट आपको इसके अंदर यूज़ करने पड़ते हैं। वापस ध्यान देना, सबसे पहला कॉन्सेप्ट आप यूज़ कर रहे हैं कि भाई ये O परिकेंद्र है तो उन चित्र का डबल है। दूसरा, परिकेंद्र शीर्षों से बराबर दूरी पर है तो O की B से O की C से दूरी बराबर है। इसका मतलब ये आधार कोण आपके बराबर बराबर होंगे। त्रिभुज के कोणों का योग 180 होता है, उसके आधार पर आधार कोण y का मान निकला और अगर ये 72 है तो x और y मिलकर के 72 के बराबर है, वहां से आप x का मान निकाल सकते हैं। ठीक है सर, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ आपके समझ में आई होगी। एक प्रश्न एग्जैक्टली हम लोग रिपीट कर रहे हैं सेम टू सेम जल्दी से, तो उसके अंदर ये सब इतनी चीज़ें नहीं लिख रहा हूँ, है ना। एग्जाम में आपको क्या करना है, उसको सोचना है आपको। जैसे मान लिया मेरा प्रश्न, फिर से वही बात कर रहा हूँ सर, सेम 100% कॉपी पेस्ट वाला प्रश्न, ठीक है। हाँ, नंबर्स तो बदलेंगे सर, कॉपी पेस्ट करेंगे तो भी, है ना, दिमाग लगाते हुए। ये इस प्रकार से है, ये O है, ये मैं x ज्ञात करना चाहता हूँ। मैं इस कोण को ले लेता हूँ सर, इस बार 58 डिग्री के रूप में ले लेता हूँ, 58 डिग्री। और ये जो कोण है, ये वाला कोण, इसको हम लोग ले लेते हैं 65 डिग्री, ठीक है ना। चलो, मैं वापस से प्रश्न की बात करता हूँ। त्रिभुज ABC में O परिकेंद्र है, एक रिजल्ट। एंगल BAC 58 डिग्री है और हमारा प्रश्न ये कह रहा है एंगल BCA 65 डिग्री है। तो प्रश्न हमारा कह रहा है एंगल OCA कितना है। चलिए सर, ये आपका प्रश्न होगा। पिछला प्रश्न मैंने बहुत डिटेल में बात की थी आपसे, अब मैं जल्दी से करना चाहता हूं। देखिए, सबसे पहले एक नंबर पर ये दिमाग में आए कि भाई एक नंबर वाला कोण कितना होगा, 2 गुणा 58 होगा, ठीक है। 2 8 16, हासिल 1 10 और 1 11, 116 हो गया। उसके बाद में 2 नंबर पे दिमाग में क्या आएगा कि भाई ये OB और OC आपस में बराबर होगी, क्योंकि ये परिकेंद्र है। अगर ये बराबर है तो इनके सामने वाले कोण, ये अगर मैं y मानता हूं तो ये कोण भी क्या होगा, y होगा, ठीक है। उसके बाद में दूसरे नंबर पर त्रिभुज की बात करनी है। 1 + y + y बराबर 180, तो y 2y हो गया। 180 माइनस 1 का मान 116 कम कर देते हैं और अपना रिजल्ट क्या रहा सर, 6 4 10, हासिल 1 2 और 6 8, 64 डिग्री, 2y। तो y यहाँ से कितना हो गया, 32 डिग्री। और तीसरे नंबर पे दिमाग में क्या है कि भाई 65 में से 32 को कम कर देंगे। कारण क्या है, x और y मिलकर के आपका 65 है, x चाहिए, y 32 आ चुका है, बराबर 65 है और x का मान क्या रहा, 65 माइनस 32, और आपके आंसर क्या रहा, 33 डिग्री। ये आपके प्रश्न का उत्तर रहा। तो परिकेंद्र पर देखिए 2 प्रकार की स्थितियां, एक कोण BOC, कोण A का डबल रहेगा। दूसरी चीज, उस परिकेंद्र पर कि 2 कंडीशंस को लगाते हुए कि परिकेंद्र भुजाओं से शीर्षों से समान दूरी पर है। और ये बहुत प्यारा सा प्रश्न जो है हमारा परिकेंद्र पर बना करता है, इसको अच्छे से देखना। चलें आगे बढ़ते हैं, हम अगले शब्द के बारे में बात करते हैं। हमारा अगला शब्द है अंतः केंद्र। अंतः केंद्र यानी इन सेंटर। चलिए सर, इस अंतः केंद्र के बारे में बात करेंगे। इन सेंटर को कैसे करना है सर, उसको ध्यान देना। भाई जो अंतः केंद्र आपका है क्या, सबसे पहले वो देखें कि जब आप छोटी कक्षाओं में थे और आपने त्रिभुज के अंतर्गत वृत्त का निर्माण किया था। अब अंतर्गत वृत्त का निर्माण कैसे किया था, मैं उसके बारे में बात करता हूं। ये त्रिभुज है आपका, और अंतः कोणों के अर्धकों की बात की थी।
यानी प्रकार की नोक बिंदु बी पर रखा था और इस प्रकार से एक चाप ऐसा काटा था आपने, जहां चाप ये मिलते हैं, कटते हैं इन भुजाओं BC और BA पर, उन पर वापस प्रकार की नोक रखते हुए एक एक चाप आपने और ऐसा काटा था। और जब मैंने इसको ऐसा मिलाया तो ये कोण B का अर्धक हो गया, यानी कोण B को दो बराबर बराबर हिस्सों में बांटने वाला हो गया। इसी क्रम में बिंदु C पर प्रकार की नोक रखी आपने, एक चाप आपने ऐसा काटा यहां से और यहां, यानी इनसे एक एक चाप और इस प्रकार से काट दिया आपने। ये थोड़ा सा नीचे कट गया ऐसा लग रहा है मुझे, चलो खैर चलने दो, ऐसा हमने मिला दिया। तो ये जो बिंदु O रहेगा, ये बिंदु O हमारा क्या रहेगा सर, ये रहेगा अंतः केंद्र। वापस ध्यान देना क्या चीज की थी आपने, देखिए कोण B को आधा किया आपने और कोण C को आधा किया, यानी कोणों के अर्धकों की बात की। और कोण का मतलब कौन सा कोण, अंतः कोणों का अर्धक। बात समझ में आ गई। तो देखो सर, ये O जो है अंतः केंद्र आ गया और उसके बाद O पर प्रकार की नोक रखते हुए एक वृत्त बना था और ये बना वृत्त त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करते हुए ऐसे गया था, तो इसको हमने अंतर्गत वृत्त कहा था, जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करता है। ठीक है, तो चलिए परिभाषा क्या हुई सर, अंतः केंद्र क्या चीज हुई, अंतः केंद्र इन सेंटर त्रिभुज के अंतः कोणों, त्रिभुज के अंतः कोणों के अर्धकों का संगमन बिंदु। ठीक है, वापस ध्यान देना, द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ अ एंगल बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज नोन एज अ इनसेंटर। तो चारों केंद्रक के बारे में हमने अलग अलग बात कर ली है। वापस से मैं रिकॉल करवा देता हूं आपको कि केंद्रक का मतलब माध्यिकाओं का संगमन बिंदु, लंब केंद्र का मतलब शीर्ष लंबों का संगमन बिंदु, परिकेंद्र का अभिप्राय है भुजाओं के लंब अर्धकों का संगमन बिंदु, और अभी हम बात कर रहे हैं अंतः केंद्र का मतलब है त्रिभुज के अंतः कोणों के अर्धकों का संगमन बिंदु। तो चारों चीजें अलग अलग हो गई। ठीक है सर, तो ये हो गई अंतः केंद्र की डेफिनेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं। अंतः केंद्र जो होता है, अंतः केंद्र त्रिभुज के अंतर्गत वृत्त का केंद्र बिंदु होता है, त्रिभुज के अंतर्गत वृत्त का केंद्र होता है। ठीक है ना, इन सेंटर इज द सेंटर ऑफ अ इन सर्कल ऑफ अ ट्राइंगल। और अगली बात है, अंतः केंद्र त्रिभुज की भुजाओं से, अंतः केंद्र त्रिभुज की भुजाओं से समान दूरी पर होता है, समान दूरी पर होता है। ध्यान देना, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी परिकेंद्र, परिकेंद्र त्रिभुज के तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर था, और यहां पर अंतः केंद्र त्रिभुज की तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पर होता है। ये आपके दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, अब चलिए इसके ऊपर कैसी कंडीशन बनती है सर, उसके बारे में बात करता हूं। एक बहुत प्यारी सी स्थिति बनती है, जैसा डायग्राम हम लोग अभी देख रहे थे, है ना, उसी प्रकार का डायग्राम हमको नजर आएगा। देखो A है, B है, C है और ये बिंदु O है। ठीक है, और इसमें मैं ऐसा करता हूं, एक ही स्क्रीन के ऊपर तीन अलग अलग कंडीशंस को मैं आपके साथ में डिस्कस कर लेता हूं। ठीक है ना, देखिए पहली जो हमारी स्थिति है उसके अंदर हम इस प्रकार की बात कर रहे हैं। ये त्रिभुज है, बहुत स्पष्ट रूप से मैं लिख देता हूं, A है, B है, C है। जैसा कि अभी हमारा डायग्राम थे वैसे वैसे डायग्राम मैंने बना लिए। ये O बिंदु हो गया आपका, और मुझे इसको X को ज्ञात करना है। लेकिन अब मैं क्या कहूँगा कि भाई O कौन है, O लंब केंद्र है तो अलग परिणाम होगा, O परिकेंद्र पर अलग परिणाम होगा। मैं यहाँ पर कहूँगा कि O जो है वह अंतः केंद्र है, O इन सेंटर है, O अंतः केंद्र है। वापस से ध्यान देना, या मैं ऐसा कह सकता हूं, ठीक है, कोण B व कोण C के अर्धक, ध्यान दीजिए एंगल बाइसेक्टर की बात कर रहा हूं, कोण को बांटने वाला कोण B और कोण C के अर्धक बिंदु
O पर मिलते हैं। अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो हमारा परिणाम एंगल BOC का ध्यान दीजिए, ये होगा सर 90 प्लस एंगल A/2 रहेगा। अगर अंतः कोण के अर्धक मिलते हैं तो 90 प्लस A/2 ये आपके प्रश्न का परिणाम रहेगा। क्योंकि सीधा सा लॉजिक है हमारा कि जब मैं इस ट्राइंगल की बात करता हूं और दिमाग में आए कि भाई ये जो है आधा हो गया, ये B/2 हो गया, ये आपका C/2 हो गया, मुझे इस x को चाहिए, तो x प्लस B/2 और C/2 बराबर 180 डिग्री, और ABC का योग कितना है 180 है, और यहाँ से B प्लस C कितना है 180 माइनस A है, B/2 C/2 क्या होगा 90 माइनस A/2 हो जाएगा, और मैं यहाँ से इसको लिख देता हूँ तो x प्लस 90 माइनस A/2 बराबर 180 करते हुए 90 उधर गया घट गया, माइनस उधर गया जुड़ गया। तो ये सब लॉजिक मुझे नहीं चाहिए सर, है ना। मुझे तो केवल ये देखना है कि O कौन है। अगर O आपका क्या है अंतः केंद्र अगर बनता है, ठीक है, तो 90 प्लस A/2 का आपका परिणाम परीक्षा में इतना ही आपको ध्यान रखना है। वापस से ध्यान देना, अगर ये त्रिभुज ऐसा है, गौर कीजिए हम क्या स्थिति की बात कर रहे हैं, ABC ये त्रिभुज है, और मैंने क्या किया कि भुजाओं AB को बढ़ा दिया आगे, ऐसा AB को आगे बढ़ा दिया और AC भुजा को भी ऐसा आगे बढ़ा दिया, ठीक है। और जब आगे बढ़ाया तो इसका मतलब ये क्या बन गया, बहिष्कोण बन गए आपके। और बहिष्कोणों के अर्धकों की बात करता हूं, ये बहिष्कोणों का अर्धक हो गया, ठीक है। मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, BO व CO बहिष्कोणों, BO और CO बहिष्कोणों कोण B व कोण C के अर्धक हैं, ठीक है। इस बार जो है बहिष्कोणों के अर्धक की बात कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में एंगल BOC किसके बराबर होगा 90 माइनस एंगल A/2 के बराबर होगा। तो BOC का मान ये रहेगा सर। देखिए दोनों अंतः कोण के अर्धक होने पर 90 प्लस A/2 है, और दोनों बहिष्कोणों के अर्धक होने पर 90 माइनस A/2 है। ये सारी सिचुएशन दिमाग में रखें। वापस से तीसरी सिचुएशन की बात करता हूँ। ये त्रिभुज है ABC, और मैंने क्या किया, एक भुजा को बढ़ा दिया। अब मैं अर्धक तो ले रहा हूँ, लेकिन इस बार अर्धक एक तो ले रहा हूँ अंतः कोण का अर्धक, और एक ले रहा हूँ मैं बहिष्कोण का अर्धक। ये O पर मिलता है। ध्यान दीजिए हम बात कर रहे हैं अंतः कोण कोण B व बहिष्कोण कोण C के अर्धक O पर मिलते हैं। यानी एक अंतः कोण का अर्धक है और दूसरा बहिष्कोण का अर्धक है। तो इस स्थिति में कोण BOC क्या रहेगा सर, ये रहेगा केवल एंगल A/2 के बराबर रहेगा। तो ये कुल मिलाकर के ये स्थितियां आपके दिमाग में आए, ठीक है। ये दिखने में सब लगभग एक दूसरे से इंटरलिंक करने वाली स्थितियां हैं, ठीक है। दोनों अंतः कोण का अर्धक होने पर 90 प्लस A/2, दोनों बहिष्कोणों का अर्धक होने पर 90 माइनस A/2, एक अंतः कोण का एक बहिष्कोण का अर्धक होने पर एंगल A/2। जैसे ध्यान दो, मान लिया मैंने ऐसा प्रश्न बना दिया, ये प्रश्न है, ये डायग्राम मैंने दे दिया A B C, ये जो है O ले लिया मैंने, इसको मैंने मिला लिया, और ये कोण जो है मैंने 70 डिग्री दे दिया, और मुझे इस x को ज्ञात करना है। पता है सर x का मान आप बता सकते हैं क्या कि x कितना है? तो सबसे पहले आपका जवाब आना चाहिए कि सर मैं नहीं बता सकता इसको। क्यों नहीं बता सकता हूं? क्योंकि O क्या है पहले उसको आप डिफाइन करें कि O है क्या, क्योंकि जब तक O के बारे में जानकारी नहीं होगी उसका परिणाम नहीं दिया जा सकता है। तो अगर पहले प्रश्न की बात करता हूं मैं, ठीक है, कि O अंतः केंद्र, O अंतः केंद्र है, तो बताइए एंगल BOC क्या रहने वाला है सर? तो आपके दिमाग में आएगा 90 प्लस A/2 रहने वाला है, यानी 90 प्लस A/2 यानी 70 का आधा 35, और ये परिणाम रहेगा 125 डिग्री। दूसरा प्रश्न, अगर मैं कहता हूं O परिकेंद्र है, एक सेकंड सर, ये O अंतः कोण क्यों लिख दिया, अंतः केंद्र लिखना है। O अंतः केंद्र है यानी इन सेंटर की बात कर रहा है,
ओ अगर अंतः केंद्र है तो BOC 90 प्लस a/2 रहेगा। ओ अगर परिकेंद्र है, सरकम सेंटर है, तो बताइए सर कोण BOC क्या रहने वाला है? तो तुरंत दिमाग में आया ट्वाइस ऑफ एंगल ए, 2 गुणा 70, फिर उस स्थिति में 140 डिग्री नजर आएगा। और तीसरा रिजल्ट अगर मैं कहता हूं ओ जो है वो लंब केंद्र है, ऑर्थो सेंटर की बात हम लोग यहां पर कर रहे हैं, अगर लंब केंद्र है तो ऐसी स्थिति में कोण BOC क्या रहने वाला है? तो आपके दिमाग में आए 180 माइनस एंगल ए, तो 180 माइनस 70 बराबर 110 डिग्री, क्योंकि डायग्राम आपको एक जैसा नजर आएगा, लेकिन ओ कौन है? अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र, ऐसी स्थिति के अंदर परिणाम आपके बदलने वाले हैं। अंतः केंद्र पर 90 प्लस a/2, परिकेंद्र पर ट्वाइस ऑफ एंगल ए और लंब केंद्र पर 180 माइनस एंगल ए, इनके द्वारा आप अपने रिजल्ट को देने वाले हैं। ठीक है सर, चलिए बहुत प्यारी सी स्थिति है हमारी। वापस से ध्यान देना, अगर मान लिया मैंने इस प्रकार से एक डायग्राम बना दिया आपके लिए ये त्रिभुज की बात कर ली ABC, और त्रिभुज की भुजा को आगे की तरफ D पर बढ़ा दिया। मैं कह रहा हूं एक अंतः केंद्र, अंतः कोण का और दूसरा बहिष कोण का अर्धक है। ठीक है, इसको निकालना है और ये मेरे पास में 50 डिग्री है। गौर कीजिए, हम यहां पर कह रहे हैं अंतः कोण एवं बहिष कोण, अंतः कोण एवं बहिष कोण के अर्धक O पर मिलते हैं। तो बताओ सर कोण BOC का मान क्या हो जाएगा? तो कोण BOC एंगल a/2 रहेगा, जो कि 50/2 25 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि दिमाग में चीज आ गई होगी। और इसी प्रकार से अगर दोनों बहिष कोणों के अर्धक हैं, ध्यान दें इस स्थिति की बात कर रहा हूं, दोनों अगर बहिष कोणों के अर्धक हैं, इस प्रकार का डायग्राम आपका बनते हुए नजर आता है, तो फिर 90 माइनस a/2 आपका परिणाम हो जाएगा। ठीक है सर, अब मेरे पास में यहाँ पर गुंजाइश नहीं है सर, चलो बना देते हैं। ये ऐसा शॉर्ट के अंदर समझ जाना, ये A है, ये B है, ये C है और ये वाला O है। ये कोण आपका मैंने ले लिया 70 डिग्री है और इस x को चाहिए, और यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि BO व CO, ठीक है ना, ये एक नया प्रश्न, BOCO बहिष कोणों के अर्धक हैं, बहिष कोणों के अर्धक हैं। तो बताइए सर कोण BOC का मान कितना है? तो आप तुरंत दिमाग में क्या चीज आनी चाहिए? हमारा उत्तर होगा 90 माइनस a/2, 90 माइनस 70 का आधा 35, और जब इसको घटाऊंगा तो 55 डिग्री, ये आपके प्रश्न का परिणाम होना चाहिए। ठीक है सर, तो मैं उम्मीद करता हूं कि सारी सिचुएशन जो है अच्छे से आपने समझने की कोशिश की होगी। देखिए, जैसे मान लिया एक अच्छी सी स्थिति के बारे में और डिस्कस करता हूं। ये हमारे पास में एक त्रिभुज के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है, ABC। इसमें ऐसा करते हैं सर, थोड़ा सा छोटी बड़ी साइड बनाते हैं ताकि देखने में और अच्छा लगे आपको समझने में। ये इस प्रकार से ये हमारा त्रिभुज है, ठीक है ना, A है, B है और ये C है। देखो एक तो हो रहा है सर कोण A का अर्धक है, गौर कीजिए, AD कौन है? AD कोण का अर्धक है, और यहां से एक लंब डाला जा रहा है, AP इसका शीर्ष लंब है या लंब है। ध्यान दीजिए क्या सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में AD अंतः कोण, अंतः कोण कोण A का अर्धक है, ठीक है ना। AP लंब BC है, यानी AP जो है इसको शीर्ष लंब कह सकते हैं। AC BC पर लंब है, AP है ना, BC पर लंब है या AP शीर्ष लंब है, दोनों जो भी एक शब्द हो सकता है। और ऐसी स्थिति में जब मुझे इस कोण को ज्ञात करना है,
x। ठीक है, तो कोण PAD किसके बराबर होगा? कोण PAD बराबर, ध्यान दीजिए, ये जो आधार कोण है, ये आधार कोण इनके अंतर का आधा होगा। ठीक है, 1/2 एंगल B माइनस एंगल C। ये कब होगा सर? एंगल B माइनस एंगल C तब होगा जब कोण B बड़ा है। ठीक है ना, कोण B बड़ा है तो B में से C को घटाना है आपको। और कोण PAD बराबर 1/2 एंगल C माइनस एंगल B भी हो सकता है। कब होगा? जब कोण C बड़ा है। ध्यान दीजिए सर, हम किस कोण की बात कर रहे हैं, वापस गौर करना। एक तो है अर्धक, AD कौन है सर? कोण A का अर्धक है, एंगल बाइसेक्टर है, एक चीज। दूसरा AP कौन है? AP जो है शीर्ष लंब है, शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब है। तो कोण के अर्धक और उसी बिंदु से जो शीर्ष लंब डाला जाता है उनके मध्य का कोण, जो सामने वाले आधार कोण है उनके अंतर का आधा होता है, 1/2 एंगल B माइनस एंगल C। वापस ध्यान देना, कैसे प्रश्न आपके बनने वाले हैं। हो सकता है सीधा इस रूप में आपका प्रश्न हो जाए, नंबरिकल वैल्यू नहीं दें तो 1/2 B माइनस C ऐसा। अगर नंबरिकल वैल्यू देते हैं आपको, गौर करें भाई, डायग्राम को फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं आपके लिए। देखिए सिचुएशन क्या है वो हमारे लिए महत्व रखती है सर। यहां से मैं कहूंगा कि AD कौन है सर? AD कोण A का अर्धक, ऐसा कह रहा है प्रश्न आपका, है ना, अर्धक है। एक बात, AP लंब है, AP लंब BC है। साथ में कहा गया कि कोण B बराबर 80 डिग्री, कोण C बराबर 56 डिग्री हो, तो कोण PAD कितना है, ये आपका प्रश्न आ गया। ठीक है, ध्यान दीजिए, हम क्या कहना चाह रहे हैं, कोण B ये 80 डिग्री है, कोण C ये 56 डिग्री है, और मुझे ये कोण X का मान चाहिए। हम सीधी सीधी सिचुएशन आपके पास में कैसे करने वाले हैं उसको ध्यान देना। हमारे प्रश्न का आंसर क्या रहने वाला है सर? X का जो मान रहेगा वो 1/2 एंगल B माइनस एंगल C रहने वाला है, और ये 1/2 एंगल B का मतलब 80, एंगल C का मतलब 56। में फिर से रिपीट करता हूं, एंगल B माइनस C का मतलब है बड़े कोण में से छोटे कोण को घटाना। अगर B बड़ा है तो B माइनस C करना, और C बड़ा है तो C माइनस B आपको करना है। तो ये रिजल्ट रहा 1/2, 80 में से 56 घटा देंगे 60, 24 बराबर कितना हो गया सर? 12 डिग्री। ये आपके प्रश्न का आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूं कि भाई आपके दिमाग में आ गया होगा भाई क्या सिचुएशन हम लोगों ने क्रिएट की है और किस प्रकार से हम अपने प्रश्न का उत्तर देंगे। ठीक है सर, चले आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये उम्मीद करता हूं ये सिचुएशन भी आपकी क्लियर हो गई होगी। देखिए यहाँ कोण कौन सा है? एक तो है शीर्ष लंब यानी लंब, और जिस शीर्ष से आपने लंब डाला उसी कोण का अर्धक। तो शीर्ष लंब और अर्धक के बीच का कोण है जो कि सामने वाले आधार कोणों के अंतर का आधा होगा। ठीक है, तो 1/2 B माइनस C से हम अपने प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। क्लियर है सर? चले आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक सिचुएशन को और डिस्कस करना चाहूंगा मैं आपके साथ में। जैसे भाई यहां पर त्रिभुज के बारे में बात कर रहा हूं, ये है सर त्रिभुज, ठीक है, ABC, और मैं कहने वाला हूं कि यहां से ये कोण का अर्धक है। ठीक है, AD जो है कोण BAC का अर्धक है। अब ध्यान दीजिए सिचुएशन क्या है, भाई अर्धक है तो अर्धक सामने वाली भुजा BC को बांटता है, काटता है। किस अनुपात में काटेगा? तो ये ध्यान देना, BD और DC का अनुपात क्या होगा? जो भुजाओं AB और AC का अनुपात होगा। गौर कीजिए, यहां जो स्थिति बन रही है BD, यानी BD पहले नंबर पर है तो उसके पड़ोस की भुजा AB पहले नंबर पर होगी। BD पहले पर है तो उसके पड़ोस की भुजा AB पहले पर होगी। और अगर DC दूसरे नंबर पर है तो DC के पड़ोस की भुजा AC उसके दूसरे नंबर पर होगी। तो BD और DC का अनुपात वही होगा जो उस त्रिभुज को बनाने वाली भुजाओं AB और AC का अनुपात रहेगा। क्लियर है सर?
तो ध्यान दो। अब इसके ऊपर प्रश्न कैसे बनने वाले हैं, हमारा प्रश्न भाई वापस से रिपीट कर लेता हूं। देखो ये आपका कोण का अर्धक होना चाहिए सर, और कोण का अर्धक सामने वाली भुजा को उसी अनुपात में विभाजित करता है जो अनुपात उस कोण को बनाने वाली भुजाओं की लंबाई का होता है। वापस सुन लें क्या डिस्कस कर रहा हूं मैं। किसी कोण का अर्धक सामने वाली भुजा को, है ना, त्रिभुज में किसी कोण का अर्धक सामने वाली भुजा को उसी अनुपात में विभाजित करता है जो अनुपात उस कोण को बनाने वाली भुजाओं की लंबाई का होता है। जैसे मान लिया मेरा डायग्राम इस प्रकार से, ए बी सी, और मैं कह रहा हूं कि यह AD क्या है, अर्धक है। ठीक है, AD कोण A का अर्धक है। क्लियर। मैं ये कह रहा हूं कि AB बराबर 3 सेंटीमीटर, AC बराबर 5 सेंटीमीटर हो। AB 3 के बराबर है, AC 5 के बराबर है, और ये कह रहा हूं BC बराबर कुछ और कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं 12 सेंटीमीटर हो, तो बताइए BD का मान क्या होगा, BD कितनी होगी। गौर कीजिए क्या कहना चाह रहे हैं सर हम लोग। AB की लंबाई आपको दे दी मैंने, AC की लंबाई आपको दे दी, BC की लंबाई आपको दे दी, और कहा कि BD कितनी होनी चाहिए। तो तुरंत सबसे पहले क्या दिमाग में आए, हमारे दिमाग में आना चाहिए BD और DC का अनुपात। BD का और DC का अनुपात क्या होगा, उस कोण को बनाने वाली भुजाओं की लंबाई का अनुपात होगा, यानी यह AB और AC का अनुपात होगा। और AB चूंकि 3 है, AC 5 है, तो दिमाग में आए कि BD और DC का अनुपात 3:5 रहेगा। कोई कंफ्यूजन है सर। पहली तो जो कोण का निर्माण जिन भुजाओं के द्वारा होता है उनकी लंबाई का अनुपात यह है। अब मुझे बताइए यहां पर BC 12 सेंटीमीटर के बराबर है और मुझे BD चाहिए, है ना। मुझे क्या चीज BD को चाहिए, 12 सेंटीमीटर दिया है, बताओ 12 कौन है। तो तुरंत दिमाग में आएगा कि 12 BC की लंबाई है, और BC की लंबाई होने का मतलब इसमें 3 और 5 ये दोनों हिस्से हैं। समझ रहे हो बात को, 3 हिस्सा भी है और 5 हिस्सा भी है, यानी कि BC जो है वो टोटल 8 हिस्सों के बराबर हो गई अनुपात में अनुपातों का योग, क्योंकि टोटल लंबाई है। इसमें BD का 3 हिस्सा भी है और DC का 5 हिस्सा भी है, तो 12 में 8 हिस्से हो गए, इसलिए 8 का भाग दे दिया। और BD का मतलब BD के लिए किससे गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। तो देखो इसको हल करता हूं, 4 दूना 8 और 4 तिया 12, 9/2, और 9 में 2 का भाग देने पर कितना उत्तर आ रहा है सर, 4.5 सेंटीमीटर। ये BD का मान हो गया। ठीक है सर, तो उम्मीद करता हूं सिचुएशन क्या है वो चीज़ दिमाग में आई। चलो वापस से देखें। फॉर एग्जाम्पल यही सिचुएशन को हम लोग रिपीट कर रहे हैं एक बार, है ना, ताकि हम लोग अच्छे से इस चीज़ को और बढ़िया से समझ जाएं। तो A, B और C यहाँ से ये कोण का अर्धक हो गया सर। मैं इस बार कर रहा हूँ AX कोण BAC का अर्धक है, एक तो ये कर दिया। मैं कह रहा हूं कि AB बराबर 4 सेंटीमीटर, AC बराबर 6 सेंटीमीटर। यहां से आगे बढ़ता हूं, BX बराबर x प्लस 1 सेंटीमीटर, है ना। XC बराबर यहां से कुछ कर लेते हैं 3x सेंटीमीटर हो, तो BC की लंबाई कितनी है ना, BC का मान कितना है। फिर देखो थोड़ा सा इसको मैं कुछ आंकड़े चेंज करना चाहूँगा, कि हो सकता है कि मैं यहाँ पर टेक्निकली गलत हो जाऊँ सर। एक बार इसको चेक करता हूँ मैं कि भाई टेक्निकली हम लोग गलत तो नहीं, उसके बाद में जो है मैं इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करूँगा आपसे, है ना। यहाँ पर 2/3 3 3 और 2 3, यहाँ 3 और 1 4, और 9 और 4 13, और हमने कहा कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, जो नहीं हो रहा है ना। तो इसलिए यहाँ से दो चीज़ें मैं चेंज करना चाह रहा हूँ। इसको मैं 6 और 9, क्योंकि हम लोग टेक्निकली गलत हो रहे हैं सर। बाकी हो जाएगा प्रश्न में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा वो लॉजिक भी तो लगना चाहिए ना सर। त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो चलिए सर अब गौर करो,
ए बी का मान हमारा प्रश्न कहता है 6 सेंटीमीटर है, ए सी का मान हमारा कहता है 9 सेंटीमीटर है, बी एक्स का मान x प्लस 1 सेंटीमीटर की बात कर रहा है और एक्स सी का मान 3x सेंटीमीटर की बात कर रहा है। बी सी की कुल लंबाई कितनी है, और तुरंत दिमाग में आए कि भाई ये ए एक्स कौन है, कोण का अर्धक है। कोण का अर्धक होने का मतलब अगर ये a/2 है तो ये भी तो a/2 है। अगर ऐसी स्थिति में कोण का अर्धक सामने वाली भुजा को एक विशेष अनुपात में विभाजित करता है, और हम ये कहना चाहेंगे कि bx अनुपात xc, ये अनुपात किसका होगा, ये अनुपात उस कोण को बनाने वाली भुजाओं AB और AC का अनुपात होगा। वापस ध्यान देना, bx और xc का अनुपात, यही तो हम लोग पढ़ रहे हैं, किसके बराबर, AB AC के अनुपात के बराबर। चलिए मान लगाते हैं, सबसे पहले bx का मान x प्लस 1 रख देता हूं, बटे में bx का मान हो गया x प्लस 1, यहां पर चलो xc का मान ये हो गया सर 3x, बराबर में AB, ये कुछ गलत हो रहा है सर हमारा, ठीक है ना, 6 और 9 3x, यहाँ पर x कट जाएगा, कुछ आंकड़ों को मैं उल्टा कर दूं या तो, है ना, ये जो है आंकड़े, इसको देखते हैं सर, ये करूँगा 3 तिया 9 और 2, मामला बड़ा गड़बड़ है यहाँ पर। एक मिनट सर, ये 6 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर ठीक है, इसको हम x माइनस 1 करके देखते हैं ना, x माइनस 1 से करता हूं सर, ठीक है। वापस ध्यान दो सर, भाई कॉन्सेप्ट आपका वही है, थोड़ा सा आंकड़ा जो है जमाने का प्रयास कर रहा हूं सर, ताकि हम टेक्निकली गलत नहीं हो, x का मान जो है नेगेटिव स्थिति के अंदर नहीं हो, ठीक है। तो bx और xc AB और AC के अनुपात के बराबर, तो यहां पर जो अपना रिजल्ट है bx, तो बताइए bx क्या है सर, तुरंत दिमाग में आए, bx जो है x माइनस 1 के बराबर है, तो यहाँ पर x माइनस 1, xc का मतलब 3x हुआ, AB का मतलब क्या हुआ 6 हुआ, AC का मतलब कितना हुआ 9 हुआ। इसको हल करना है सर, कुल मिलाकर के ये पहले भी गलत नहीं था सर, 2 बार ये 3 बार, ठीक है, 3 6 यहाँ 3x 6x, ये प्लस से ही रखते हैं सर। चलो अब जब इसको हल करेंगे हम लोग, तो क्या पोजीशन बन रही है हमारी, वज्र गुणा करने पर 3 दूना 6x बराबर कौन 3x प्लस 3, समझ गया ना, 6x बराबर 3x प्लस 3, और जब इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये पोजीशन हो गई 3x बराबर 3, और इसलिए x का मान कितना होगा, x का मान हो गया 1 के बराबर। वापस ध्यान देना सर, भुजाओं का अनुपात जो x प्लस 1 है वो बिल्कुल ठीक है, x प्लस 1 और 3x का अनुपात, भुजाओं का अनुपात 6/9 2/3, तो ये हो गया सर 6x बराबर 3x प्लस 3 वज्र गुणा करने पर 3x बराबर 3 हो गया, x का मान कितना हो गया, x का मान 1 हो गया। तो अब मुझे बताइए भुजा BC का मान मुझे चाहिए, और भुजा BC का जो मान रहेगा वह आपका क्या रहेगा सर, x प्लस 1 प्लस 3x रहा, और जब मैं इसको हल करता हूं तो x का मान 1 हो गया सर, 1 प्लस 1 प्लस 3 गुणा 1, और आपका रिजल्ट क्या रहा सर 5 सेंटीमीटर, ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि दिमाग में ये चीज़ आ गई होगी। दोबारा से ध्यान देना सर, थोड़ा सा जो है इस प्रश्न को मैनेज करने में थोड़ी सी दिक्कत रही है ना, कि आंकड़ों को थोड़ा सा मुझे चेंज करना पड़ा, आंकड़ों को बदलना पड़ा, ठीक है। तो अब आप जो है ध्यान रखो, फाइनली जो है x प्लस 1 से इसको करें, एक बार दोबारा से जो है इसको देख लें कि भाई हमारी जो स्थिति है bx और xc का अनुपात वही है जो भुजाओं AB और AC की लंबाई का अनुपात है, तो bx xc का अनुपात AB AC का अनुपात हो गया, bx का मान x प्लस 1 हो गया, xc का मान 3x हो गया, AB और AC के लिए 6 9 लिख दिया, हल कर दिया 3 के पहाड़ से काटते हुए, 3x प्लस 3 वज्र गुणा करने पर 2 का 6 से गुणा 3 से गुणा 6x, हल करने पर 3x 3 के बराबर x का मान 1, और जब BC की लंबाई चाहिए तो BC की लंबाई का मतलब है x प्लस 1 और 3x का योग हो गया, तो कुल मिला के 4x प्लस 1 हो गया, और x का मान चूंकि 1 है तो 4 प्लस 1 5 सेंटीमीटर आपके प्रश्न का परिणाम हो गया, ठीक है जी। और यहाँ से हम लोग देखो टेक्निकली भी सही हो गए कि ये 5 है, ये 6 है, 9 है, कोई भी दो भुजाओं का योग जो छोटी भुजा 5 प्लस 6 11 जो 9 से बड़ा होता है,
ठीक है ना। अनुपातों के आधार पर भी हम लोग टेक्निकली बिल्कुल सही है, एक्स का मान भी नेगेटिव नहीं आया। तो चलिए उम्मीद करता हूँ सर कि आज की क्लास में एक लंबा सा अपना काम हो गया त्रिभुजों में, है ना। शब्द जो हमने पढ़े उन शब्दों को एक बार वापस से रिवीजन कर लेना, भाई केंद्रक क्या है, परिकेंद्र क्या है, अंतः केंद्र क्या है, लंब केंद्र क्या है, उनकी कंडीशंस क्या है, ठीक है ना, उनके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, किस किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, एक बार रिवीजन जरूर करना। त्रिभुजों का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट आज की इस क्लास के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो चलिए सर, आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।